जो इस देश में व्यवस्था नहीं है कि जो बाबू इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय चलाते वो केवल और केवल सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे। क्यों इस देश में व्यवस्था नहीं है कि जो नेता है उनके बच्चे केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ठीक से समझाया उसको, प्यार से समझाया, ठीक से समझाया, गाड़ी उसने डिलीवर किया और उसी के ऑफिस में उसको जमीन पे बैठाया। ये लोग स्क्रैप नहीं करते, आपको बताते स्क्रैप करते, अपनी गाड़ी जिन शहरों में रूल नहीं है वहां बेच देते, सारा कुछ चेंज करते। पुणे और मुंबई जैसे शहरों में कॉर्पोरेटर, और आप ये बात जानते हो, आप मानो या ना मानो, करोड़ों रुपए खर्च करते कॉर्पोरेटर बनने के लिए। फिर ये छिछोरापन करते हैं ये कॉर्पोरेटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जो अक्सर इनके रिलेटिव्स या दोस्त होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं ताकि ये ओवर चार्जिंग करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बार बार उसी रास्ते को खोद कर बार बार ट्रैफिक जैम करते, उसमें पैसे कमाते, अपना पैसा रिकवर करते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पेट्रोल बचाना चाहिए। केवल और केवल भारत के अर्बन भारत के रास्ते आपने ठीक कर दिया, ट्रैफिक में सॉल्व कर दिया, आपके पेट्रोल पे कितने डॉलर्स बचेंगे? क्यों हम ट्रैफिक में इसमें रहते? और उसमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो अलग बात है, क्योंकि इस तरह की वाहियात हरकतें चल रही है। ये जो कॉर्पोरेटर्स है इलीगल हॉकर्स को जगह देते हैं ताकि सड़क ब्लॉक हो। क्यों? और वो सारा पैसा राइट ऑन टॉप तक जाता है, पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है। क्यों इस पर एक्शन नहीं होता है? जबकि हम सब जानते हैं पुणे जैसे शहर में जहाँ पर नदियां हैं वहां पर टैंकर के पानी क्यों आते हैं, और टैंकर का पानी कॉर्पोरेटर के घर से आता है और आपकी हिम्मत नहीं उसको बोलने की। क्यों? सोचिए, टैंकर माफिया किसके कंट्रोल में? कॉर्पोरेटर्स के। यही चलाते हैं। पहला तो मैं ऑर्डिनेंस पहले दिन पे ऑर्डिनेंस पहला ऑर्डर मेरा ऑर्डिनेंस 50% ब्यूरोक्रेट्स का। अब देखिए सवाल ये है कि क्यों ब्यूरोक्रेट्स को आपको कट करना होगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स फॉर एवरी सोल्यूशन क्रिएट अ प्रॉब्लम। और आदमी पैसा तब देगा, आपको जमीन तब देगा जब आप इमीडिएटली पैसे दो। आप दोगे नहीं, आप पैसे पे उसमें अटका दोगे। वी शुड हैव अ हेलीकॉप्टर हाईवे बिटवीन मुंबई एंड पुणे। You continuous taxi like services. Yeah, 20-30 helicopters every 1 hour, going, coming. 30 minutes you're Mumbai, 30 minutes you're back. And if Tehseen Poonawalla personally has to invest somewhere between Mumbai and Pune, out of the city regions, where do you think is the most potential right now? Just a random guess. So I already have a lot of houses in Pune and I'm just so grateful for that. But you know, I am a Poonawalla. You can take me out of Pune, but you can't take Pune out of me. So, Poonawalla ji, welcome on the Indian Infra Show. And because we talk about infra a lot on this platform, we sometimes forget that even education or maybe medical help is also infra. और अभी देश में इतने IITs बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, बट हमारे जो ये पॉलिटिशियंस बड़े बड़े स्टेज से घोषणाएं करते हैं, we don't see their kids anywhere close to these institutions. Why is it so? ये सब प्रदेश चले जाते हैं। थैंक यू आकाश, थैंक यू कि आपने मुझे शो पे शिरकत करने का मौका दिया। यही तो सिस्टम की जो असफलता है, यही है। जो लोग इस व्यवस्था, इस सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार है, वे स्वयं अपने बच्चों को विदेश भेजते पढ़ने के लिए। वर्तमान में इस मुल्क का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वो केवल और केवल इसलिए इस मुल्क के शिक्षा मंत्री है क्योंकि उनके आदरणीय पिताजी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर थे। इसके अलावा शिक्षा को लेकर उनका कोई विजन नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान जी की बेटी विदेश में पढ़ाई करती है। आप इस देश में मच्छर के बराबर हो। आपके बच्चे, आप मतलब पता नहीं आकाश आपके बच्चे हैं या नहीं, पर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कोई चांस नहीं इस देश में आगे आने का। अगर कोई लक से आगे तो ठीक है, वरना नेताओं के बच्चे विदेश जाएंगे, बाबुओं के बच्चे निजी स्कूल में जाएंगे, और आपके बच्चे, उनका पेपर लीक होगा, उनकी जिंदगी तबाह होगी। अगर उन्होंने, जैसे सीबीएसई में एक बच्चे ने दिखाया कि ये फ्लॉज है, तो उसको पाकिस्तानी कहा जाएगा, उसको गद्दार कहा जाएगा, उसको ह्यूमिलिएट किया जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो नेता है, इनके बच्चे जब वापस आएंगे, ये किसी पार्टी के मालिक बन जाएंगे, किसी स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर ये अध्यक्ष बन जाएंगे। जरा पूछिए, एक मीटिंग हुई, मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, ये सच है, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 3 लोग शामिल थे। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री देश के, नेपो किड। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर, नेपो किड। और राजनाथ सिंह जी, इस देश के रक्षा मंत्री, जिनके बच्चे पंकज सिंह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और एक चीज इसमें कॉमन है, इन सबके बच्चे विदेश में पढ़ाई किए। और वहां पे तय किया गया
कि भारत का सिविलियन गवर्नमेंट का सिस्टम फेल हो चुका है। जो भविष्य में हमारे डॉक्टर बनेंगे उनको भारत सरकार पेपर नहीं दे सकती, इसलिए भारत की वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई थी पोस्टमैन का काम करने के लिए। अब भारत की वायुसेना पोस्टमैन का काम करते बच्चों को पेपर देगी। शर्म आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप कहते हो कि ये सिस्टम ठीक है तो आप सोचिए, और इस सब के बाद अगर आपके बच्चे डॉक्टर बन गए ना तो उनका बॉस कौन होगा? नीतीश कुमार का वो घटिया बेटा निशांत कुमार, और इसके विजुअल्स चलाना निशांत कुमार के आप, और आपके दर्शकों को चूज करने दो कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। क्या है निशांत कुमार की क्वालिफिकेशंस? क्यों है वो इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बिहार के अंदर? उसको स्वास्थ्य का स आता है ओनली बिकॉज ही वन द रेस of becoming Nishan or Nitish Kumar ji's son. He is the health minister of Bihar. वो 10 लाइन बोल पाए ना, 10 लाइन, उसके विजुअल्स चलाना आप आकाश, Yes. आपका खून खोलेगा। और उसके पास आपके और मेरे बच्चे जाएंगे। क्यों इस देश में व्यवस्था नहीं है कि जो बाबू इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय चलाते वो केवल और केवल सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे? क्यों इस देश में व्यवस्था नहीं है कि जो नेता है उनके बच्चे केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे? क्यों इस देश में कंपलसरी नहीं है? आपके बच्चे जाए विदेश में, आपके बच्चे जाए अच्छे से अच्छे निजी स्कूलों में, अच्छे से अच्छे निजी अस्पतालों में, और जाना चाहिए अगर भगवान ने आपको पैसे दिए, और हमें मच्छर की तरह छोड़ दिया जाता है। क्या मतलब है इसका? बट डू यू थिंक द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है अभी आम जनता के अंदर भी एक लेवल पे पहुंच चुका है वेयर डे टू डे लाइफ के अंदर उनको वो चीजें डायरेक्टली इफेक्ट होते हुए फील हो रही है? वेयर डू यू थिंक दैट लेवल, इफ यू हैव टू पुट अ नंबर? इंडिया इज अमंगस्ट द मोस्ट अनहैप्पी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इसके कारण ये नहीं है कि हम मूल अनहैप्पी लोग हैं। हम मंदिर जाते, पूजा करते, मेडिटेशन करते, अपनी ज़िंदगी ठीक से रहते, अधिकतर परिवार के साथ, आज भी अधिकतर परिवार जो है परिवारों के साथ रहते हैं। एटलीस्ट कुछ जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो माँ बाप के साथ टच में रहते। वी आर नॉट अ फैमिली जो ज़्यादा न्यूक्लियर है, उसके बावजूद हम दुखी क्यों है? आपका शो इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। क्या है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर? Yes. अगर आप आकाश, भगवान न करे आप आपकी पत्नी के साथ यहाँ आए हो, भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप सरकारी अस्पताल में नहीं जा सकते, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपको पिकअप करने को। जबकि इस पॉडकास्ट के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने बनाया है, आपने उस पर टैक्स भरा है, आप टैक्स भरते हो, यू आर अ लेजिटिमेट ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बट दिस कंट्री कैन नॉट गिव यू हेल्थ केयर। आपको मेरे जैसे व्यक्ति को फोन करना होगा और कहना होगा निजी अस्पताल में आपका एडमिशन कराओ। क्यों भाई? और निजी अस्पताल जहां आपका बिल 5, 7, 8, 10 लाख होगा, उसके लिए भी भीख मांगकर आपको एडमिशन करवाना होगा। और ये सच्चाई है। कल मेरे एक दोस्त जो एक बड़े होटल के अंदर एक बहुत बड़े पद पे है, 5 स्टार होटल के अंदर, उनके पिताजी को परसों हार्ट अटैक हुआ, उनको एक निजी अस्पताल में जाना पड़ा। एंजियोप्लास्टी हुई, एक दिन अस्पताल में, कल रिलीज हुए। कितना खर्च हुआ? 11 लाख रुपये। 11 लाख रुपये। क्यों? वो जनरल मैनेजर जो ऑनेस्ट पेइंग सिटीजन है, एक 5 स्टार होटल का, वो 5 स्टार होटल कम से कम सरकार को 40-45% देती जो अपना रेवेन्यू, और उसका रेवेन्यू होगा 50 करोड़ 60 करोड़ साल का, उसको सरकारी अस्पताल में क्यों बेड नहीं मिल सकता है? Yes. ये इस देश का प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेट नहीं होगे तो क्या हो गया आप? देखिए, इसको अन्यथा मत लेना। कोई भी व्यक्ति टैक्स भरने के खिलाफ नहीं है, मैं चाहता हूं टैक्स भरे, लेकिन टैक्स भरते आप मेरे टैक्स के पैसे के लाडली बहन जैसे फालतू योजना कर रहे हो, जबकि मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, मेरे भाई बहन को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट में आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, तो क्या मतलब है? हर देश में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री होना चाहिए। इसके बावजूद सब कुछ मेरिट पे होना चाहिए। फिर मैं आता हूं फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि आप और मेरे जैसे व्यक्ति जो सारी जिंदगी ईमानदारी से घिसाएंगे, हमारे बच्चे कहीं नहीं जा सकते। जाएंगे वही नेताओं के बच्चे, वही फिल्म स्टार्स के बच्चे, वही बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे। आप देखिए जितने भी बिलियनियर क्लब्स हैं आज भारत में, ये सारे बिलियनियर्स, मैं मिलियनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियनियर्स सारे नेपो किड्स हैं, उनके बच्चे नेपो किड्स हैं। क्या है इनके बच्चों का अचीवमेंट? Right. The system doesn't fucking allow you to win. You are stacked up against a system that is rigged against you. Yes. आप कैसे लड़ोगे उस सिस्टम के खिलाफ? वो सिस्टम आपके खिलाफ ही है, चांस ही नहीं है।
तो आप जिंदगी भर काम करो, टैक्स भरो, खिसाओ, रिगड़ाओ, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई नेता आएगा, वो आपका बॉस बनेगा। कोई बाबू आएगा, वो आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेगा। कोई बिलियनर आएगा, वो आपको बुरी तरह से ट्रीट करेगा। व्हाट इज द सिस्टम इन दिस कंट्री? व्हाई इज इट? आप आगे क्यों नहीं जाते मेरिट पे? जबकि मेरिट, जब भी ये देश मेरिट पे चला है, आईटी सेक्टर वेब 2.0 देखो, जहां पे नेपोटिज्म नहीं था, Yes. we've gone ahead. क्रिकेट देखो, मैं क्रिकेट बोर्ड्स की बात नहीं करता हूँ, जब क्रिकेट खुल गया, नेपोटिज्म क्रिकेट में नहीं है, यू आर वर्ल्ड बीटर्स। आपका ओटीटी देख लो, जहां पे नेपोटिज्म नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यू आर गोइंग अहेड। और फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, जहां पे पूरा का पूरा नेपोटिज्म है, सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है, Yes. बिकॉज ये इट्स सिंपल थिंग, क्योंकि क्या टैलेंट है इन लोगों के पास, ये सिर्फ आ गया था क्योंकि किसी बड़े बाप के बच्चे हैं, Right. तो आपको चांस नहीं। और उसके अलावा ये सिस्टम को यही खराब करते, तो फ्रस्ट्रेशन है। बट डोंट यू थिंक कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सिस्टम है पूरा देश का, उसके अंदर द पार्टीज टू विन इलेक्शन हैव टू प्लीज पीपल एंड दीज आर द सेम पीपल हु वोट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी भी नजर नहीं आता है? यस, टू एन एक्सटेंट आता है, बट देखिए जब भी इस देश ने रिफॉर्म्स किए, जैसे 1991 में मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स किए, बहुत उसका ऑपोजिशन हुआ, बट फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए जो अच्छा था वो करना पड़ा। यही तो, जो आपका कर्म है आप करो, वही तो आपको करना है। आप में गट्स ही नहीं है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इस बिल्डिंग का उदाहरण दे, जब हम ऊपर आ रहे, हमें लिफ्ट के लिए 5 मिनट रुकनी पड़ी, Yes. क्योंकि ये बिल्डिंग हम एक ऊंचे फ्लोर पे है। देयर इजंट सफिशिएंट लिफ्ट्स फॉर द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन दिस बिल्डिंग। जबकि बाय लॉ आप इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करते हो, लिफ्ट ज्यादा होनी चाहिए, Yes. बड़ी साइज की होनी चाहिए। अब इस बिल्डर ने कॉर्पोरेशन को पैसे दिए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर को, इसलिए इस बिल्डिंग के अंदर उसने लिफ्ट कम बताए, जबकि उसको पता था उसको इतने सारे ऑफिसेज Units हैं। बेचने। अब इतने सारे यूनिट्स हो गए तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पे आएंगे, उतना पार्किंग नहीं है। ये Right. दिक्कत है, ये समस्या है। हर चीज के अंदर करप्शन हो चुका है। एक एक इंजीनियर, आप बड़े लेवल की करप्शन को छोड़ दीजिए, आप नीचे लेवल कॉर्पोरेशन को आप कवर करते, आप एक एक इंजीनियर देख लीजिए, जरा पूछिए ये इंजीनियर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में कैसे अफोर्ड करते, ये विदेश कैसे जाते, महंगी महंगी घड़ियां कैसे पहनते, इनका इंस्टाग्राम पेज देखिए। एक एक इंजीनियर की बदली नहीं होती सालों तक, चाहे पुणे हो मुंबई हो। क्यों? क्रीम पोस्टिंग्स। ये क्रीम पोस्टिंग के लिए वो लोग पैसे देते, फिर उससे पैसे लेते। अरे किसी में हिम्मत नहीं है सब बात कहने की, Right. और गट्स है तो मुझ पे एक्शन करते दिखाए सरकार। एक पुणे के अंदर, ये सच है, एक पुणे के अंदर सिटी इंजीनियर 2000 करोड़ का कहा जाता है उसके पास एसेट्स है। आप जिस बिल्डर से बात करो ना, वो कहेगा अरे बहुत अच्छा आदमी है। अब एक घंटे अच्छा आदमी तो होगा ना, तेरे से पैसे Yes. लेके तेरा प्लान पास कर रहा था। उन लोगों को पूछो पुणे के अंदर जिनकी व्यवस्था उसने बिगाड़ दी। 2000 करोड़ का एसेट्स कहा जाता है उस एक सिटी इंजीनियर के पास था। 20 साल तक उसकी बदली नहीं हुई, वो पुणे में पोस्टेड था। और ऐसे बताया जाता है जो नए बिल्डर्स हैं कि वो तो पार्टनरशिप ले रहा था, उसका बेटा अपेरेंटली कंस्ट्रक्शन के अंदर या कुछ ऐसे कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट बताया जाता है, या पार्टनर्स है काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये कैसे हो रहा है? अगर एक इंजीनियर के पास 2000 करोड़ रुपए है तो सिटी आगे, शहर आगे कैसे बढ़ेगा? वो उस बिल्डर पे क्या कार्रवाई होगी? कल की बात है, हम ये पॉडकास्ट शूट करें, शायद रिलीज 1-2 हफ्ते के बाद होगा। दिल्ली के अंदर आग लग गई, रेस्टोरेंट के अंदर 18 फॉरेनर्स मारे गए। क्या हुआ? वाई आर दोज, वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्यों अरेस्टेड नहीं है? वो फायर डिपार्टमेंट के लोग अरेस्टेड क्यों नहीं है? एंट्री नहीं थी, जो एक एंट्री थी और फायर एग्जिट नहीं था। इलीगल रेस्टोरेंट बांधा गया था, उसको लाइसेंसेस किसने दिए? 18 फॉरेनर्स मर गए। इसके पहले गोवा के अंदर आग लगी एक नाइट क्लब में। क्या हुआ? अरे आपकी जिंदगी, मच्छर की भी कोई कीमत होती। एक आध कोई व्यक्ति होगा जो हाई लेवल का होगा, जैसे मैं मच्छरों को नहीं मारता, अगर होता है तो मैं उड़ा देता हूँ, तो कम से कम मच्छरों की जिंदगी की कीमत है कुछ लोगों के नजर में। आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी की कीमत उससे भी गई गुजरी है इस देश के अंदर। और ये मत सोचिए कि दूसरों के साथ हुआ, आपके साथ और मेरे साथ नहीं हो सकता। उस रेस्टोरेंट में हम भी हो सकते थे, उस गोवा के नाइट क्लब में हम भी हो सकते थे। ये सच्चाई है। और हम मर जाते जलकर, और घंटा किसी को फर्क पड़ता। और घंटा शब्द सही है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी, जिसके कार्यकाल में इंदौर के अंदर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है,
वहां लोग पानी पीकर मर गए, और मंत्री कहता है घंटा घंटा, उसने ऑन कैमरा कहा। क्या एक्शन हुआ उस पर? 10 भारतीय 2025 के भारत में मर गए गंदा पानी पीकर, भारत के सबसे स्वच्छ शहर में, और मंत्री ऑन कैमरा कहता है घंटा। तो आप और मैं घंटे से भी गए गुजरे हैं। जब आप इस चीज को मानोगे, आप सुकून से रहोगे। नहीं मानोगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। मैं इस चीज को मानता हूं तो मैं सुकून से रहता हूं, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। बट टेल मी वन थिंग, ये जो ओवरऑल गवर्नमेंट का ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूरोक्रेसी से डरते हैं क्या? व्हाई दे वांट टू चेंज इट, रिफॉर्म इट, इवन टू देयर ओन बेनिफिट एट सम टाइम्स? फटती है इनकी। लेकिन देखिए, एक जोक है, एक अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक जोक मुझे कहा था, आप उसका डाल देना शॉर्ट, कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान को सेना मिली, भारत को ब्यूरोक्रेसी मिली, और दोनों ने अपने अपने मुल्कों को बर्बाद किया। जब मैं सत्ता में आऊँगा, और मैं आऊँगा सत्ता में, मेरा पहला ऑर्डर होगा, पहले ऑर्डर जो मेरा होगा वो होगा कि ब्यूरोक्रेसी को 50% कट करें। जिस कोर्ट में जाना है जाए, जहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाना है खटखटाए। 50% ब्यूरोक्रेट्स को मैं लात मार के बाहर निकालूंगा। और ये लात मार के मैं मुहावरा नहीं कह रहा हूँ, एक दो को लात मारूंगा मैं और बाहर निकालूंगा। साला देश को बर्बाद कर दिए, माई बाप बनकर बैठे देश के। And do you think the level of audacity of taking things is keep on increasing? मतलब रोज एक नया लिमिट टच कर रहे हैं कि कितना बुरा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और हम भारत के लोग चाटुकारिता करते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं। और फिर आप और मैं तो ठीक है, आप देखिए मिडिल क्लास लोगों से, गरीब लोगों से बाबू लोग किस तरह से बात करते हैं। ऐसे बात करते जैसे उनके बाप का देश है और हम उनके नौकर हैं। राइट। क्यों भाई? हम टैक्स भरते तब आपको आपकी सैलरी मिलती है। The audacity of them. अच्छा, you told me that when you come to power, you will come to power. 100%. That time you will basically kick these people out. 50%. But एक बहुत ही ज़्यादा strong legal system भी जो है, या कहे तो laws जो है, like they are protecting these people. वो major reforms क्या होंगे which will allow you to do this? Like within the framework of constitution. हाँ, within the framework. Boy, मेरा constitution. नहीं, obviously. Absolutely. पहला तो मैं ऑर्डिनेंस, पहले दिन पे ऑर्डिनेंस, पहला ऑर्डर मेरा ऑर्डिनेंस 50% ब्यूरोक्रेट्स का। अब देखिए, सवाल ये है कि क्यों ब्यूरोक्रेट्स को आपको कट करना होगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स फॉर एवरी सोल्यूशन क्रिएट अ प्रॉब्लम। यस। जब 50% कम हो गए और काम एक टाइम फ्रेम के अंदर होगा, जो आपका अधिकार होगा कि आपका काम करना आपका अधिकार है, आपका काम करना इनका कर्तव्य है और आपका अधिकार है वो काम करवाते लेना। जब वो कानूनी वो पास होगा, दे कैन नॉट बी अ डिले, एंड द डिले विल बी कॉम्पनसेटेड फ्रॉम द सैलरी। नंबर 2, सो कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। नंबर 2, जो भी नेता, जब मैं पावर में आऊँगा, प्रधानमंत्री से लेके जिला परिषद का अधिकारी, पीएम से लेके जिला परिषद का जो चुनाव अधिकारी है और जो काम करने वाला अधिकारी है, उसके बच्चे केवल सरकारी स्कूल में जाएंगे और उसके माँ बाप का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में होगा। तब फट्टे वो लोग काम करेंगे स्कूल को और अस्पताल को ठीक करके। ये लॉ में सेकंड पास करूंगा। नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। तीसरा, एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो सकता। बाप असेंबली में, बेटा पार्लियामेंट में, बाप पार्लियामेंट में, बेटी असेंबली में, ये नहीं होगा। एक घर के एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। नो टू, आप तय करें आपके परिवार में कौन टैलेंटेड, वो जाएगा। एक व्यक्ति के पास एक ही पोस्ट हो सकता है। अगर आप प्रधानमंत्री या पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, पार्टी के प्रेसिडेंट आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं ले सकते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आप कोई और नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का एक ही पोस्ट हो सकता है। आप सोचिए, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। आदरणीय बाल ठाकरे जी, मुझे बहुत आदर है उनके लिए, हालांकि मेरे बहुत पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। बहुत अच्छे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी सेटअप की थी मराठी मानुस के लिए। ये क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर कि सारा मराठी मानुस का टैलेंट सिर्फ ठाकरे परिवार में आ गया, उद्धव जी में आ गया, राज जी में आ गया, उसके बाद आदित्य में आ गया, उसके बाद अमित में आ गया। भाई और कोई मराठी मानुस नहीं मिला जिसके अंदर टैलेंट है? इन्हीं के अंदर टैलेंट घुस घुस के आए। क्यों भाई, क्यों? तो ये नहीं हो सकता। एक परिवार से एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति एक परिवार से एक पोस्ट पे, या तो पार्टी में रहो, या तो असेंबली या पार्लियामेंट में रहो, या कॉर्पोरेशन में रहो। दो नहीं हो सकता। आप मुंबई में देख लो, पुणे में देख लो। अच्छा, हम तो बहुत ऊंचे लेवल की बात करते हैं। आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करते हो, मुंबई कवर करते हो, वगैरह कवर करते हो। ये आपके जितने कॉर्पोरेटर है, सारी छिचोरों ने अपनी बीवियों को बना दिया कॉर्पोरेटर उनके साथ, जहाँ पर वाइफ का वो है। रिजर्वेशन। सच है या नहीं?
Yes. राइट या रॉन्ग? Yes. तो उनकी वाइफ में क्या टैलेंट आ गया? What is the fucking talent in their wives? That just because the husband can't contest, he makes the wife contest. तो आप में मुंबई और पुणे जैसे शहर जो भारत के लीडिंग शहर हैं, उसमें और गांव में जो पंचायत और पंचायत पति बनकर वो चलते हैं गाड़ी में, उसमें क्या फर्क है? मतलब आप भी वही फ्यूडल सिस्टम ला रहे हो? क्यों नॉन नेपो लड़कियां नहीं आ सकती आगे? लड़कियों को आना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मुझे 33% रिजर्वेशन लाना है महिलाओं के लिए, उसमें एक लॉ क्यों नहीं लाते कि वही महिला आएगी जो किसी की बीवी, गर्लफ्रेंड, बेटी, बहन नहीं है? वो नॉन नेपो के लिए क्यों नहीं लाते? तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, ये सिस्टम इतना रिग्ड हो गया है कि आप मुगल एम्पायर के बारे में सोचिए, औरंगजेब के बारे में। तो एक औरंगजेब बैठा था, औरंगजेब जहांपना था, जहां का बादशाह था वो। तो वो एक एम्परर है, उसके नीचे छोटे छोटे राजा थे, उनके परिवार थे, फिर उनके नीचे छोटे छोटे वजीर थे, उनके परिवार थे। और वही सिस्टम हो चुका है। भाजपा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टॉप पे बैठी, महाराष्ट्र को उदाहरण लिए, ठाकरे, उनके नीचे छोटे छोटे परिवार, अलग अलग असेंबलीज में उनके नीचे कॉर्पोरेटर्स और उनके परिवार, उनके नीचे जिला परिषद में उनके परिवार। यही सिस्टम हो चुका है। ये फ्यूडल सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक सेटअप देकर चेंज किया। और इस में महाराष्ट्र की नहीं, आप कर्नाटक जेडीएस देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, बादल्स देख लीजिए, आप जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए, मुफ्ती परिवार और ओमर अब्दुल्ला परिवार देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, सांगमा परिवार देख लीजिए, आप तमिलनाडु देख लीजिए, स्टैलिन देख लीजिए, और जो उनके नीचे वो सारी परिवारवादी है। तो एक बड़ा एम्पायर, उसके नीचे छोटे छोटे राजा, उसके नीचे छोटे छोटे वजीर, उसके नीचे छोटे छोटे जो हो गए जनरल्स हो गए, किंग एंड द कीज, हाँ, सारे वही है। और वो अपने अपने परिवार को लाते हैं। तो कॉर्पोरेटर अपनी पत्नी को लाएगा, जिला परिषद अधिकारी अपनी पत्नी को या बच्चों को लाएगा, और वो सारा परिवार, तो ये परिवार इस जिले को चलाता है, वो इस कॉर्पोरेटर को फॉर एग्जांपल रिपोर्ट करता है, ये कॉर्पोरेटर इस वार्ड को चलाता है, वो इस एमएलए को रिपोर्ट करता है, ये एमएलए उसका परिवार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाता है, वो इस एमपी को रिपोर्ट करता है, ये एमपी इस शहर को चलाता है, वो इस पार्टी को रिपोर्ट करता है। सारा वही हो गया सिस्टम। मेरे दो सवाल है एक्चुअली जो आपने आंसर दिए उससे। पहली बात ये जो आपने चेंजेस बताए, टू डू दैट यू विल एट सम लॉज यू विल नीड 2/3 मेजोरिटी। मतलब आपके साथ जो भी लोग होंगे, आपके साथ जो इलेक्ट होके आएंगे, उनका आपको सपोर्ट चाहिए होगा। एक वो कैसे पॉसिबल होगा? कैन यू ब्रिंग सो मेनी पीपल विद द सेम माइंडसेट ऑफ यू इनटू द हाउस? हम उसी आधार पे जीतेंगे, क्योंकि जो सेकंड रिफॉर्म करेंगे हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे। हमारा पूरा जो आइडिया है वो आइडिया यही है कि रिफॉर्म्स करना है। सेकेंडली जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजियम सिस्टम चला जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए जजेस को सिलेक्ट करने में, क्योंकि सरकार के खिलाफ अधिकतर केसेस होती है कोर्ट रूम्स में। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि ऑनरेबल जजेस अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को जजेस बना रहे, जो इस वक्त कोलिजियम सिस्टम में हो रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, Again, you will need that majority. अरे 2/3 majority. भारत की जनता चुनकर लाएगी, किसकी हिम्मत है? डेमोक्रेटिकली चुनकर आऊंगा मैं। Right. And second thing. और उसमें ये होगा कि पहला कोलिजियम सिस्टम होगा, जजेस जिनको चुनना चाहते हो चुने, बट वो जो जजेस चुनेंगे वो पूल बड़ा होगा। Okay. और वो पूल आएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के, विच विल बी हेडेड बाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नॉट गवर्नमेंट। जहां पर जो जजेस चुने गए उनका इंटरव्यू होगा पब्लिकली, ऑन लाइव कैमरा, कि क्या वो संविधान में मानते हैं और संवैधानिक मूल्यों को क्या वो अपहोल्ड करेंगे या नहीं। फॉर एग्जांपल, भारत का सुप्रीम कोर्ट बैठा है बेल के ऊपर, जबकि बेल आपको लोअर कोर्ट में मिलनी चाहिए। लोअर कोर्ट के जजेस आपको बेल नहीं देते। क्यों भाई? जबकि बेल नॉट जेल इज द रूल। और सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, वो तो बैठता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट सारी चीजों पर बैठता है, सिवाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है वो डिले होते हैं। तो पॉइंट है कि ये रिफॉर्म होगा। जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मानते या नहीं मानते, अपना ज्ञान नहीं पेलना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, लिबर्टी को अपहोल्ड करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपहोल्ड करना है। और नहीं मानते, बाहर का रास्ता, पार्लियामेंट आपको रिजेक्ट करेगा। तो प्रोसेस को मैं और बड़ा करूंगा। तीसरा मैं रिफॉर्म करूंगा जुडिशरी में। दिल्ली के अंदर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, और 5 सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। आपका केस लोअर कोर्ट में गया
सेशन कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, वेस्टर्न इंडिया के महाराष्ट्र कोर्ट में गया, अगर आप महाराष्ट्र में हो, वेस्टर्न इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें होगा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, उदाहरण। सेंट्रल इंडिया में हो तो मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, नॉर्थ इंडिया में हो तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, वहाँ पे आपका केस खत्म होगा। अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगा, Okay. ताकि एक आम आदमी को दिल्ली जाकर घिसाना, So an additional layer एन एडिशनल लेयर, ज़्यादा with a layer adding below rather than on top. या विद एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो सारे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। फ्रॉम देम द बेस्ट विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो आपका केस जो है, मान लो आप महाराष्ट्र में आपका केस है, तो आपका केस लोअर कोर्ट में गया, सेशंस कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट वेस्टर्न इंडिया में, देन इट कांट गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अनलेस देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो कहीं ना कहीं तो खत्म करना होगा। आप केसेस को, आप सुप्रीम कोर्ट को भी चोक कर रहे हो। इसके अलावा एक और चीज़, 60% जो डिस्प्यूट्स है ये घरेलू डिस्प्यूट्स है, प्रॉपर्टी के वगैरह। अब वो लोग कोर्ट में आते, कोर्ट में 10-10 साल लग जाते हैं। आई विल टेक द कोर्ट्स टू द पीपल, यानी कि मैं जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करूँगा, रिटायरमेंट लोअर कोर्ट की जजेस की बढ़ा दूंगा और उनको हायर कर दूंगा, और मोबाइल कोर्ट्स बनाऊंगा जो अपने अपने एरिया में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया में, आप किस एरिया में रहते हो मुंबई में, I stay in. तो में मोबाइल कोर्ट आएगा, जितने भी उधर डिस्प्यूट्स है, 4 दिन 5 दिन कोर्ट लगेगा, सेटल हो गया। आप कोर्ट को ले जाओ लोगों के पास, तो कुछ तो भाई, वरना ये सिस्टम चोक्ड अप होगा, ये सिस्टम कैसा चलेगा। तो ये जो चेंजेस है, ये जो मेरा विजन है, ये मुझे करना है। थर्ड, जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स नहीं मिलेगा, Yes, very important. Yeah. पर्टिकुलरली इन पार्लियामेंट। उनको ट्राइब्यूनल्स मिलेगा, जो कि ट्राइब्यूनल्स में जुडिशरी की जरूरत है, टेलीकॉम ट्राइब्यूनल है वगैरह। फोर्थ, जितने भी नेता और जितने भी जजेस हैं, इनके रिलेटिव्स जिस कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, वो उसके केस पे ये जजेस नहीं बैठ सकते, और वो नेता उसके में हो सकते। फॉर Conflict of एग्जाम्पल, interest. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पावर मिनिस्टर का बेटा किसी पावर कंपनी में काम नहीं कर सकता, बाप पावर मिनिस्टर है किसी स्टेट का या कंट्री का। फिफ्थ, मैं लॉबिंग को लीगल कर दूंगा। लॉबिंग के लिए आपको लाइसेंस होगा, बट आप किसके लिए लॉबी करते हैं, आपको असेंबली और पार्लियामेंट को बताना होगा। और With your इलीगल लॉबिंग arguments, की है, yeah. और इलीगल लॉबिंग की है, तो सिर्फ आपके एसेट्स नहीं, जिस नेता के साथ किया, जिस ब्यूरोक्रेट के साथ किए, उसके सारे एसेट्स सीज हो जाएंगे। तो आपको लीगली करना होगा, चेक से लीजिए, कीजिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लॉबिंग। अगर आप चाहते हैं पॉडकास्ट के लिए कोई अच्छे लॉ बने, तो आप आके आपने किसी लॉबिस्ट को हायर किया, वो आके नेता को समझाया, सारे पॉडकास्टिंग की, नथिंग रॉन्ग इन दैट, चेक से पेमेंट लीजिए। बट करप्शन करोगे, कैश लोगे, आपके एसेट्स, और पता चला कि आपने फिर लॉबिंग की, if that is you've gone and met the neta to argue for somebody else, your assets will be seized. तो आप लीगली करो, चेक से करो, और रिपोर्ट करो कि मैंने आकाश से लिए पैसे, मैं एक लॉबिस्ट हूँ, आकाश ने किए, पॉडकास्टर्स को ये सारे चीज़ें, हमने पॉडकास्ट एसोसिएशन से लिए पैसे, ये चेक है, 1 करोड़ रुपए लिए, हमने कांग्रेस को 10 लाख दिया, बीजेपी को 10 लाख दिया, ये 30 लाख Lobby करने ये गया। लॉबी, नथिंग, और हम चाहते हैं ये लॉ है, नथिंग रॉन्ग इन इट, उसको चेक से कीजिए। क्यों जो चेक से नहीं कर, इससे करप्शन रुकेगा। ये मेरी आइडियाज है इस देश के लिए। बट वही, मतलब एक्चुअली मैं घूम के उसी बात पे आ रहा हूँ, वी वोंट ड्रैग अलोंग ऑन दैट, कि इसके लिए आप अकेले नहीं, करना नहीं, बहुत जीतो मुश्किल करना। है। यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर ओन There is- पार्टी मेंबर्स एंड यू नीड टू फाइट द सिस्टम टू गेट दिस इन प्लेस। सिस्टम चेंज होगा, देयर विल बी अ रेवोल्यूशन। अच्छा ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हम ना जब देश के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जनरली इवन इफ यू सी द मेन स्ट्रीम मीडिया, द सोशल मीडिया डिस्कोर्स, इट्स द बिगर थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट, जियो पॉलिटिक्स या बहुत बड़ा लेवल पे जो भी आजकल न्यूज साइकिल में चल रहा है वो। बट जैसे जैसे एक एक लेवल अब नीचे जाते जाते, द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस डे टू डे बेसिस पे, उसके बारे में हम बात नहीं करते। ये डिस्कनेक्ट इतना बढ़ कैसे गया है? लाइक एक्सप्रेस वे खुल रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, हम अच्छे कोई ट्रेन खुल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बट अगेन इफ देयर इज अ बेसिक रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक ग्रिड के इशूज है, उसके बारे में ना वो इलेक्ट्रल इशू बन रहा है, ना वो जो वोटर्स है उनके लिए इशू महसूस हो रहा है। व्हाई इज इट सो डिस्कनेक्ट? क्योंकि हम मच्छर की जिंदगी जीना शुरू कर दी है, हमें ठीक है मच्छर है। और ये बात मुझे तब रियलाइज हुई, एंड बिलीव मी आई एम प्रिविलेज्ड, आपने देखा है, आई एम प्रिविलेज्ड। मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ, तो वो बेचारी, अब तो शी इज वॉकिंग, पर वो व्हील चेयर पे थी, एंड आई स्टे वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ पूना। व्हील चेयर पे थी, आई वाज टेकिंग हर आउट फॉर अ चाय,
कहाँ ले जाऊँ मैं व्हील चेयर? फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ पड़ी हुई है, उसके नीचे सड़क दाग है, उसके ऊपर पार्किंग है, उसके बाद वेयर डू आई टेक माई मॉम ऑन द व्हील चेयर? वो तो मेरे साथ ऑन्टोराज है, उसके बावजूद ये मुश्किल हुई। आप सोचे एक कॉमन सीनियर सिटीजन को कैसे चल सकता है? फुटपाथ पे गाड़ियाँ, रास्ता दाग। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, कॉर्पोरेटर्स पैसे कैसे बनाते हैं। सड़क बन गया, फिर सड़क पर डिग करेंगे क्योंकि टेलीकॉम के लाइन्स डाल रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर जो कॉर्पोरेटर का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर वो सड़क बन गया, फिर डिग करेंगे क्योंकि फिर गैस की लाइन डालनी है, गैस पाइप्स, फिर बन गया, फिर डिग करेंगे क्योंकि तीसरी कोई लाइन डालनी है, इंटरनेट फाइबर डालना। अब एक टाइम पे एक एरिया का जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, जिसके अंदर वो एरिया था, सारे कॉर्पोरेटर्स को बुलाकर, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर, सारी एजेंसीज को बुलाते, कितने लोगों को रास्ता डिग करना होता है, इंटरनेट, गैस, वाटर सप्लाई वगैरह, उनको बुलाकर एक कॉमन मीटिंग करते हैं, उनका एजेंडा लेकर। एक टाइम पे क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कॉर्पोरेटर, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में कॉर्पोरेटर, और आप ये बात जानते हो, आप मानो या ना मानो, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कॉर्पोरेटर बनने के लिए। फिर ये छिछोरापन करते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जो अक्सर इनके रिलेटिव्स या दोस्त होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं ताकि ये ओवर चार्जिंग करते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और बार बार उसी रास्ते को खोद कर बार बार ट्रैफिक जैम करते। वो फिर क्या करते हैं, आपका उसमें पैसे कमाते, अपना पैसा रिकवर करते। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें पेट्रोल बचाना चाहिए, केवल और केवल भारत के रास्ते आपने ठीक कर दिया, ट्रैफिक में सॉल्व कर दिया, आपके पेट्रोल पे कितने डॉलर्स बचेंगे? क्यों हम ट्रैफिक में इसमें रहते? और उसमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो अलग बात है, क्यों हम ट्रैफिक में इसमें? क्योंकि इस तरह की वाहियात हरकतें चल रही है। ये जो कॉर्पोरेटर्स है, इलीगल हॉकर्स को जगह देते हैं ताकि सड़क ब्लॉक हो। क्यों? और वो सारा पैसा राइट ऑन टॉप तक जाता है, पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है। क्यों इस पर एक्शन नहीं होता है? जबकि हम सब जानते हैं, जो पुणे जैसे शहर में जहां पर नदियां हैं, वहां पे टैंकर के पानी क्यों आते हैं? और टैंकर का पानी कॉर्पोरेटर के घर से आता है, और आपकी हिम्मत नहीं उसको बोलने की। क्यों? इसमें सोचिए, टैंकर माफिया किसके कंट्रोल में? कॉर्पोरेटर्स के, यही चलाते हैं। बट टेल मी वन थिंग, ये तो हो गया, ऑब्वियसली करप्शन तो है और बहुत है, बट आपको और बताओ करप्शन, सुनिए, मैं और बताता हूँ मेरे साथ करप्शन, और ये हुआ मेरे साथ। फिर मैंने अपना रियल रूप दिखाया। मेरी गाड़ी थी, होंडा कोई तो भी गाड़ी थी, वो CR, आई फॉरगॉट द कार, बट अ गुड कार, SUV कार थी। खैर वो उसका 10 साल हो गया था, पेट्रोल गाड़ी, ब्रिलियंट कंडीशन। माई डॉग हैड डाइड इन दैट कार, तो मैंने गाड़ी इसको रखा था मेरे प्राइवेट पार्किंग में एज अ मेमोरी के यार मेरा डॉग मर गया, बैटरी भी नहीं थी उस गाड़ी में। दिल्ली में जो गाड़ियों को सड़क के बाहर होना चाहिए 10 साल के पुराने, मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसते, मेरी गाड़ी के कांच शीशे तोड़ते, उन्होंने टो किया गाड़ी को। वो तो मैं सड़क में गाड़ी को देखा, फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, ये किया वो किया। फिर मुझे 1-2 लोगों के कॉल आया, कोर्ट जाओ। फिर मैं सोचा कोर्ट जाऊँगा, 1 महीना लगेगा, तो मैं तब तक मेरी गाड़ी स्क्रैप में गई। फिर मैंने अपना रियल रूप दिखाया, गाड़ी लाकर उसने वापस दे दिया। बट बिकॉज आई कुड फाइट, और मेरे में You have that backing, yeah. बैकिंग नहीं, हिम्मत है, घंटा बैकिंग, हिम्मत है। उसको जो ओनर था उसके स्क्रैप वाले का, वहां जाकर उसको समझाया, ठीक से समझाया उसको, प्यार से समझाया, ठीक से समझाया, गाड़ी उसने डिलीवर किया। बट पॉइंट ये है कि वो मैं उस तरह का कर पाया। उसने सॉरी का नोट भी दिया मुझे, वो लिखा है उससे, और उसी के ऑफिस में उसको जमीन पे बिठाया। बट पॉइंट है कि आप इसमें भी, फिर उसने मुझे बताया कि इसका जो कट मनी है हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देते हैं। गाड़ी आपकी लाख रुपए की, ये लोग स्क्रैप नहीं करते, आपको बताते स्क्रैप करते हैं। आपकी गाड़ी जिन शहरों में ये रूल नहीं है वहां बेच देते हैं, सारा कुछ चेंज करते हैं। तो आपकी गाड़ी, जो मेरी गाड़ी अगर वैसे चलती तो 3-4 लाख की उसकी वैल्यू होती, इट वाज इन गुड कंडीशन। 2-2.5 लाख तो पकड़ ही लो, 12-15 लाख की गाड़ी थी, वेरी गुड कंडीशन। तो 2-2.5 लाख खर्च करते हैं, 50-60 हज़ार खर्च किया, 2-2.5-3 लाख में बेच दिया फेक पेपर बनाकर। ये जो है आपको उन्होंने दे दिया 8-10 हज़ार स्क्रैप का वैल्यू, क्योंकि दे हैव टू शो यू सम ट्रांजैक्शन। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेके ऊपर तक पैसा जाता है। ये इस लेवल का करप्शन है इस देश में।
कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं? आपका पानी टैंकर क्या करता है? पानी की शॉर्टेज ये लोग करते हैं, ये लोग टैंकर चलाते हैं। मैं पुणे की बात करता हूँ Yes. और ये लोग सप्लाई करते हैं, और आप बात करो तो उनके गुंडे आ जाते हैं। इट इज अ फैक्ट। आप सोचिए करप्शन किस हद तक है कि मुंबई जैसे शहर में AQI 400 था। कोई ये तो सवाल पूछे मेरे भाई कि मुंबई नदी के पास है, AQI 400 कैसे हो सकता है? मतलब आपने कितना जहर भरा है उसकी हवा के अंदर। इज दिस नॉट अ लेजिटिमेट फकिंग क्वेश्चन टू आस्क? व्हाट? और कौन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कॉर्पोरेटर्स। आज आप, फिर से मैं आता हूं, महाराष्ट्र का कैबिनेट देखिए, सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सारे बिजनेस चला रहे हैं और मिनिस्टर्स बैठे हुए। कैसे? और उनका आप बैकग्राउंड में जाइए, क्या था उनका बैकग्राउंड पहले? एंड दे आर फ्लॉन्टिंग कार्स वर्थ 100 crores. हाउ? But like I would disagree on the AQI point. But apart from that, tell me one thing. ठीक है, ये corruption जो है वो है. But how much of it is pure corruption and how much of it is also incompetence? क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहे थे, तो वो एक फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। बिकॉज 50 बार सड़क बन रही है 10 साल में, लेकिन 10 साल में एक बार भी वो ठीक से बनी नहीं पाई, अप टू द स्टैंडर्ड्स, अप टू द डिजाइंस, टेंडर डॉक्यूमेंट के सबसे काम ही नहीं हुआ। आपको लगता है जो व्यक्ति IAS की एग्जाम पास करता है उसमें ये अक्ल नहीं कि 10 बार सड़क बन रही है, उसकी सही नहीं लगती? हाँ, श्योरली है। फिर आप मुझे पूछो, ये ब्यूरोक्रेट्स के पास अच्छी घड़ियां कहाँ से आती पहनने को? अच्छे चश्मे कैसे पहनते हैं? अच्छे कपड़े कहाँ से पहनते हैं? उनकी सैलरी में वो लाइफस्टाइल कैसे आता है? पूछिए। विदेश कैसे जाते हैं हॉलीडेज के लिए? बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे जाते हैं? प्योरली अबाउट इनकॉम्पिटेंस। इनसे It is not incompetence. It is incompetence and corruption both. Yes. They are incompetent to control the corruption, but they are part of the corruption. एक आध वो कोई ऐसे अफसर होंगे जो पैसे नहीं खाते होंगे, अधिकतर तो खाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो फॉल आउट है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस पे आता है, जबकि पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इफ यू डोंट, कॉर्पोरेशन डजंट गिव स्पेस। अगर आप पार्किंग नहीं बनाओगे, पुलिस क्या करेगी? एग्जाम्पल, कितना पुलिस करेगी? आपका पुलिस में मैन फोर्स क्या है? Way less than global standards, yeah. ठीक है, पुणे का एग्जाम्पल देख लो। ट्रैफिक मैस के लिए बेचारा उस कांस्टेबल को गाली मिलती है, कांस्टेबल से लेकर आपके DCP ट्रैफिक, आपके जॉइंट कमिश्नर, आपके पुलिस कमिश्नर। बट वो क्या करेगा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम ही नहीं करेगा, पुलिस के साथ कॉपरेट ही नहीं करेगा? Right. वो थोड़ी परमिशन दे दे कि आप सड़क बार बार खोदो, उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में नहीं है। बट गाली बेचारा कांस्टेबल खाता है क्योंकि सड़क पर खड़ा है। He becomes an easy target. Right. You must understand that this system is being ruined क्योंकि जो नेता लोग हैं, जो बाबू लोग हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये पूरा एक कार्टेल बना दिया। वो जैसे साउथ अमेरिका में होता था ना, कोलंबिया में, मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल, यहाँ पे करप्शन कार्टेल। और एक पाब्लो एस्कोबार बैठता है ऑन टॉप, या एक काली कार्टेल बैठता है टॉप, और वो छोटे छोटे लोगों को फिर अपना वो कार्टेल देता है, आप ये चलाओ, आप पूरे सड़क का पैसा लाइए, आप पानी का It's पैसा लाइए। almost like a corporate structure. It is a fucking corporate structure Yeah. of corruption. और अगर आप ये करप्शन को बंद कर दें, भारत की GDP केवल बढ़ेगी नहीं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। हर भारतीय जो इस वक्त $2,500-3,000 का पर कैपिटा इनकम है, ये डबल हो जाएगा 4,500 करोड़ पे, 4,500 डॉलर प्रति व्यक्ति हो जाएगा ये पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा आपका। बट यू नो, अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग, जैसे ये जो भी रिसेंट महाराष्ट्र इलेक्शंस हुए विधानसभा वाले, उसमें जितने स्पीचेस थे बाय द टॉप पॉलिटिशियंस, ये लोग बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लॉन्ट करके बातें कर रहे थे। इनफैक्ट जो CM की स्पीचेस थी, मैंने एनालाइज किया है, इन इस 15 स्पीचेस मोर देन 50% ऑफ टाइम इज गिविंग कि उन्होंने क्या बनाया, क्या बना रहे हैं, क्या बनाएंगे, प्रोमिसेस वगैरह पे। एंड देन ऑब्वियसली दे वन। डू यू थिंक द इलेक्टोरेट is also having that shift in their mind, जहाँ पे at least the urban electorate जो अभी अलग वे में सोचना शुरू कर रही है, जहाँ पे ये सोशल इशू से ज्यादा उनको अपनी फिजिकल इंफ्रा वगैरह चाहिए? महाराष्ट्र में हुआ क्या? Of course, Devendra Fadnavis ji has delivered in Mumbai to a large extent. Though I'm opposed to BJP, I have to accept this. I will not lie on your podcast. But look at who Devendra Fadnavis ji's opponents were. Look at the clowns in the opposition. Yes, yeah. Sanjay Raut. If
संजय राउत इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू, मैंने बोला वो हंसने लगे. वो मैं संजय राउत का नाम लिया, ये सच है. ही इज अ क्लाउन. देयर इज अ सेकंड क्लाउन कम अप, रोहित पवार. यू एग्री यू नो? अभी क्लाउन, if these clowns are going to be in the opposition, Devendra Fadnavis is going to have a field run. Correct. Where was the debate with Devendra Fadnavis ji on infrastructure? I'm not saying what he said is true or not true. I am saying where was the debate? उनका एक विजन है, उनका एक मैक्रो विजन है. Where was the micro division? और वो that was चलो मुंबई में, which I do still give him credit. What about the rest of Maharashtra? So my point is, nobody is arguing with Devendra Fadnavis ji on his strong point, because the clowns on the other hand, be it Sanjay Raut, Rohit Pawar, all these jokers, even Supriya Sule. It's a full toss. What is her contribution to politics? Ask yourself. She also sent her son abroad to study. The entire Maharashtra was run by her family. Plus, it is, the opposition is so ruined in Maharashtra. It's become such a joke in Maharashtra that the BJP is having a field run. It has nothing to do with the performance of the BJP. It is one aspect to it. I am not making this up. BBC took an interview of Amit Thackeray, Raj Thackeray ji's son. Yeah. Why the F should BBC be interviewing this Nepo kid? What is Amit Thackeray's contribution? Nothing. In this interview, Amit Thackeray says, this is for the municipal corporation elections. Should Daddy Darling become chief ministers, I will stop trains from coming in Bihar. First of all, bro, this was corporation elections. How the hell can your dad become chief minister? Second, there were chief minister elections before that, Yes. assembly elections. Clearly, you yourself lost and MNS got 0 seats. You were rejected. But thirdly, the journalist did not tell Amit Thackeray Intervene. that this is a central government act. Subject, yeah. You cannot get into this act. It's not a state government subject at all. It comes under the union government. The interviewer, I mean, I'm telling you, that is the level of incompetence. If you have somebody like a Raj Thackeray ji representing the Marathi Manus, it's a joke. What is Raj Thackeray ji's contribution to the Marathi Manus? Except for beating up the poor and the helpless. जब इलॉन मस्क, अगर कल इलॉन मस्क महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री लगा रहा है, मान लो स्टारलिंक की लगा रहे या उनकी स्पेसएक्स की लगा रहे, राज ठाकरे जी जाके उनको पीटेंगे क्या कि मराठी में बात करो? पीटेंगे क्या उनको? आपका जो जोर है वो सिर्फ उन कमजोर लोगों के सामने चलता है जो डिफेंसलेस है. जब आपके नेपो बच्चे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ 5 स्टार होटल्स में पार्टी करते तब मराठी में बात करते, और मी मराठी माणूस आहे, मला मराठी येते. मराठी बोलना चाहिए महाराष्ट्र में, पर आपके बच्चे क्यों नहीं बोलते? आपके बच्चे बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ाई किए, आप और मैं बॉम्बे बोलेंगे तो हमको पीटेंगे. और मैं मानता हूँ ये मुंबई है, मैं मानता हूँ मुंबई है, तो आपने स्कूल को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते. वहाँ क्यों नहीं तोड़ा आपने स्कूल? नहीं तोड़ना चाहिए. क्यों नहीं तोड़ा? और आपने मराठी मानुस के लिए कौन सा व्यवसाय बनाया? कोहिनूर मिल्स की जमीन मराठी मानुस की जमीन थी. वहां पे मातोश्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कितने मराठी मानुस के व्यवसाय उधर, कितने लोगों को घर दिया? आप मराठी मानुस का प्रतिनिधि करोगे? आप में क्या ऐसा टैलेंट है कि बाला साहेब जी के बाद आपको टैलेंट मिला? बट एक जैसे वापस नेपोटिज्म की बात हुई, हमने ये भी बात की थी फैमिली के अंदर ही वोटिंग चलता है. जब हम वोट करने जाते हैं, स्टार्टिंग में 4-5 इंपॉर्टेंट नाम है, लिस्ट तो होती है 15-16 लोगों की. People are going and then pressing the button on those names. Like basically ये क्वेश्चन पूछना मेरे को ये है कि now when it's now your responsibility to reach out to public and make them understand your thoughts. वो प्रोसेस आप कन्विंस कैसे करोगे पब्लिक को? क्या बोलोगे? प्रॉब्लम है कि पॉलिटिशियंस को लगता है कि पब्लिक मूर्ख है. अब जो मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, ये भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब पे छपेगा, ये यूट्यूब पे आएगा, आप इसको सेंसर नहीं करोगे. मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप डिसएग्री करो, जैसे आपने AQI पे किया, आप कर सकते हो. किसी को करना है इस पर डिसएग्री, नीचे गाली दे सकते हैं मुझे. पर आपको क्यों लगता है कि पब्लिक मूर्ख है, कि आपकी बात नहीं समझेगी? आपको पब्लिक को बात कहनी नहीं है जो पब्लिक के लिए जरूरी है. और ये सिर्फ इस साइड वाले नहीं, हमारे साइड वाले, ऑपोजिशन वाले, वो भी वैसे ही है. मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस विपक्ष का चेहरा संजय राउत हो वो फिर से हंस रहा है. वो कैसे वो विपक्ष आगे आएगा?
संजय, मैं ये जेन्युइनली कह रहा हूँ, वो विपक्ष कैसे आगे आएगा? एक मोहतरमा है एक्ट्रेस, दिल्ली से मुंबई में शादी की, उसके शौहर ने चुनाव, उनके शौहर ने भी चुनाव लड़ा, एक मौलाना से मिलने गई वो शौहर के लिए वोट मांगने के लिए। मौलाना का ये मानना है कि तालिबान बहुत अच्छा है, तालिबान सही सब कुछ ठीक कर रहा है, तालिबान लड़कियों को पढ़ने नहीं देता। ये जो मोहतरमा एक्ट्रेस थी, ये फेमिनिज्म की पोस्टर गर्ल है। क्यों भाई, आप क्यों गए मौलाना के पास? कौन है मौलाना? मुझे मैं खुद मुसलमान हूँ, कोई गलत फहमी ना रहे तो हमारा मुसलमान हाँ। मेरे पे गुस्सा है, इसकी जिम्मे में खुद मुसलमान। काहे मौलाना बताएगा मैं किसको वोट करूँ? मौलाना अपने घर में बैठे, मस्जिद में जाए, अच्छा नमाज पढ़ाए, सिरातुल मुस्तकीम पर लोगों को चलाए, अल्लाह के रास्ते पे चलाए। वो क्यों बताएगा कि मैं क्या किसको वोट करूं? मौलाना का क्या लेना देना भाई? काहे मौलाना आएगा मेरे पॉलिटिकल लाइफ में और आप कवर करते जाओगे? क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कौन से मौलाना कहता है कि लड़कियों को जो कपड़े पहनना है पहने? क्यों? मौलाना क्यों डिसाइड करेगा कि लड़की क्या पहने? हिजाब पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। मौलाना क्यों तय करेगा लड़कियों के बारे में? क्या है मौलाना का क्या दखल होना चाहिए हमारी लाइफ में? और आप फेमिनिज्म की पोस्टर गर्ल जाकर उस मौलाना के सामने आप कह रहे हो मेरे शौहर को जिताओ। क्यों भाई? तो जब तक हम प्रोग्रेसिव लोग इस हिपोक्रेसी को कॉल आउट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम ये करते और भाजपा किसी पंडित जी के पास जाती है तो क्या गलत? तो फिर यही होगा, फिर यही पॉलिटिक्स होगी, धर्म की पॉलिटिक्स होगी। और इस चीज को समझो, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं, ये मेरा तकिया कलाम हो गया। धर्म खतरे में है तो बीजेपी के नेता के बच्चे क्यों त्रिशूल लेकर जमीन पर नहीं है? और कौम खतरे में है तो ओवैसी के बच्चे क्यों तलवार लेकर जमीन पे नहीं है? सोचिए इस पर। जमीन पे जो मरता है वो गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान मरता है। संभल में जो मरे वो गरीब मुसलमान थे। कहीं और जो मरे, उत्तर प्रदेश में राम गोपाल मिश्रा, वो गरीब हिंदू था, उसके घर में वो छोटे से झोपड़े में रहता था उसके माँ बाप। पैसे वाले के बच्चे क्यों नहीं मरते? क्योंकि पैसे वाले के बच्चे विदेश जाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करते हैं और आपको बेवकूफ बनाते और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे आपको लड़ाते। बट एक तरफ आप कह रहे हो कि पीपल आर नॉट इडियट्स, लोग मूर्ख नहीं है, बट फिर अभी आप जिनको बोल रहे हो उनको भी बार बार वही इलेक्ट करके दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन फिर कैसे हो रहा है? क्योंकि इस व्यवस्था में ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ चुका है। अब ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ बिफोर द वॉर, वहां के लोग क्या कह रहे थे? जो लोग लड़ रहे थे, जो यंगस्टर्स लड़ रहे थे, वो कह रहे थे योर किड्स इन कनाडा, आवर किड्स इन जेल। वो रेवोल्यूशन ईरान में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक वीडियो बाहर आया कि जो IRG है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड, जो कोर है ईरान को जो चलाता है, जिसके ऊपर आयतुल्लाह साहब बैठते हैं, फिर उनके बाद IRG आता है, उसके बाद मजलिस आती जो उनकी पार्लियामेंट है। तो IRG का जो एक कोर मेंबर था, उसकी बेटी की शादी हुई ईरान के एक 5 स्टार होटल में, वेस्टर्न कपड़े पहनते हुए, जबकि यहाँ पे आप लड़कियों को मारते हिजाब के ऊपर ईरान में। तो वो रेवोल्यूशन हुआ। तमिलनाडु में, नॉट अ फैन ऑफ विजय, इट इज स्टार्टिंग, पीपल आर फेड अप ऑफ दिस सेम पॉलिटिकल सिस्टम। और हो गए ना फेड अप भाई। आप मुझे बताओ भाई, आप जेन्युइनली मुझे बताओ, आज आपकी व्यवस्था में चॉइस क्या है? यंगस्टर्स में महाराष्ट्र को ले लीजिए, आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, कोई बीजेपी का नेता का बेटा, दैट्स व्हाई देवेंद्र फडणवीस जी विंस बिकॉज ही इज ऑन टॉप। बट लुक एट द अदर्स, बीजेपी में सारे ऑपोजिशन वर्चुअली डजंट एग्जिस्ट। इवन इन बीजेपी सारे नेता के बच्चे ही है। बीजेपी इज आल्सो बिकम अ नेपो पार्टी, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ही इज नॉट अ नेपो चाइल्ड। और उनके बाकी सब ने बीजेपी में यही नेपोटिज्म ही चल रहा है पूरा। आपके कॉर्पोरेटर देख लो ना, लोकल लेवल पे, आपके जिला परिषद देख लो, आपके MLAs देख लो, कोई भी आपका MLA देख लो, अधिकतर उनके परिवार पहले कांग्रेस में थे, फिर NCP में गया, बीजेपी में आ गए। सेम वही चल रहा है यार, शिवसेना में गया, बीजेपी में आ गए, वही प्रक्रिया चल रही है। सो पॉइंट इज, बट मुझे एक बताओ, पीपल आर फेड अप ऑफ इट। अभी हो गए ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए, ऑपोजिशन इतना वीक हो कैसे गया? बिकॉज देखिए, जब आप जमीन से जुड़े हुए नहीं हो, आप वो मुद्दे उठा नहीं सकते, आपको कॉमन आदमी का दर्द पता नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है कि प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, और उस चीज़ को मैंने महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में भी एनालाइज किया। आप कोई भी परिवार देख लो, बिहार में या महाराष्ट्र में,
जो 80% पॉलिटिशियंस आज है, जो बिहार को चलाते हैं, महाराष्ट्र को चलाते हैं, वो परिवार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में थे और आज भाजपा के साथ है. फॉर एग्जाम्पल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी कांग्रेस में थे. वो प्रधानमंत्री जी को, मेरे शब्द नहीं है और ये शब्द किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, जिंदा गाड़ना चाहते थे. अब उसका वीडियो चलाना. फिर वो गए आरजेडी में, फिर वो गए नीतीश जी के पार्टी में, अब वो है भाजपा में मुख्यमंत्री. मतलब कपड़े चेंज हुए बेसिकली. पावर में वही परिवार है. जो पॉलिटिकल पार्टी, अब देख लीजिए टीएमसी में क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में रिसेंट है. जो चूहे 3 मई तक कह रहे थे अभिषेक बैनर्जी इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आफ्टर ब्रेड and is the most posh thing after champagne, are today abusing him and running to BJP like rats. I don't like TMC. I don't like Abhishek Banerjee. I think Abhishek Banerjee is cringe. But the same fuckers who are praising him are today praising BJP. It's not taken 1 month. 1 महीना नहीं हुआ, आप वहां चले गए. That is the problem. वही परिवार. क्या होता है, मैं पावर में हूं क्योंकि कांग्रेस पावर में है. अब कांग्रेस पावर की हुई, मैं भाग गया यहां पर, फिर वो आ गया, मैं भाग गया भाजपा में. परिवार वही पावर में है, सिस्टम नहीं बदला है. जो वेस्ट बंगाल का उदाहरण देते, जो लेफ्ट के समय हो रहा था गुंडागर्दी, वो सारे गुंडे के टीएमसी में, अब सारे आगे भाजपा में. इसलिए अभिषेक बैनर्जी को उस दिन उन्होंने मारा. गुंडे वही है, सिर्फ लाल सलाम से टीएमसी के 2 लीव्स पे और 2 लीव से आप भाजपा के कमल पे आ गए. कीचड़ वहीं का वहीं है, कीचड़ किसी ने साफ नहीं किया. बट वो व्यवस्था अब शुरू हो गई बिकॉज आज तक वो ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं था. आप सोचिए, अगेन आई एम जेन्युइनली सेइंग, क्या फ्रस्ट्रेशन होगा तमिलनाडु में that Vijay, without campaigning that much, immediately wanted became a chief minister because opposing Vijay was Stalin's son, Udaynidhi Stalin. Please explain to me what is Udaynidhi Stalin's talent to fucking run Tamil Nadu. So people are now realizing कि ये व्यवस्था अगर बदलनी होगी, we'll have to look for options. That awareness is now there. Before that, it was not that people were foolish. मुद्दे वही थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चांस दिया, इसलिए एजीपी को आसाम में चांस दिया. ऐसे नहीं कि नए पॉलिटिकल स्टार्टअप्स को चांस नहीं दिया इस देश ने. इस देश में डेमोक्रेसी है, बट फिर ऑप्शन नहीं था. वो पॉलिटिकल पार्टीज वही चीज कर रही थी. सो नाउ दे टायर्ड ऑफ दिस सिस्टम इटसेल्फ. एंड हाउ डू यू बेसिकली, अगर मान के चलो नया चांस मिलता भी है, how do you make sure that it doesn't turn into what history has been showing us it turns into? Because जो चेंजेस हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए. आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पावर में आऊँगा, नेता लॉ पास होगा कि नेता के बच्चे और इमीडिएट फैमिली केवल सरकारी अस्पताल स्कूल में जाएगी. ये लॉ पास हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बने, वरना बनो नहीं था. एक परिवार, तो आपको ये चेंजेस आपको लाने होगा, बाई लॉ आपको करना होगा. आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये आपको लॉ लाना होगा. मैं उसका एक आपको उदाहरण देता हूँ. जब माननीय उद्धव जी या राज जी अनवेल लेते हैं, क्यों बीएमसी के अस्पताल में नहीं जाते, जबकि ठाकरे परिवार ने 20 साल से अधिक बीएमसी को चला. मैं इसलिए बीएमसी का बार बार जिक्र करता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप मुंबई बेस्ड हो, आपका पॉडकास्ट बहुत मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है. फॉर दैट रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन. क्यों बीएमसी के अस्पताल में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? कितने अस्पताल उन्होंने बनाए, जितने भी बीएमसी के अस्पताल और स्कूल्स है, जो मेडिकल कॉलेजेस, वो तो कांग्रेस के ज़माने में, उसके पहले ब्रिटिश के ज़माने में बने. इन्होंने कितने बनाए? इन्होंने रीनेमिंग किया, बनाया कितना? ये क्यों जाते बड़े बड़े आलिशान हॉस्पिटल्स दैट आर ओन्ड बाय गुजरातीज? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानी साहब, उनके अस्पताल में नहीं गए, दूसरे में गए थे. तो वो हो जाएगा, नथिंग रॉन्ग इन गोइंग देयर ऑल्सो. वहाँ पे डॉक्टर को बोलते क्या, मराठी में बात करो, फक्त मराठीमध्ये बोलायचं, तेव्हा आमचं ऑपरेशन करायचं. बोलते क्या ऐसा? आप जाओगे निजी हॉस्पिटल में और गरीब पिटेगा बीएमसी के अस्पताल में. क्यों भाई? एक ना सवाल ये विशाल सर ने भेजा है, that तहसीन पूनावाला abuses both opposition and people in power but still is friends with everyone. How is that? How do you manage it? Because I'm speaking the truth. If I'm lying, you should tell me कि भाई आप मेरे को रोक देते अगर मैं कोई गलत बात बोलता हूँ. मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है. But do you think कि
एक ना जैसे आपने बोले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चेंज करके, डू यू थिंक द जनरल इलेक्टोरेट अंडरस्टैंड्स दीज थिंग्स? Yes. और फिर मुद्दा बना के उस पे वो वोट देंगे, वो चीजें हो सकती है? इस देश ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब दिया जब बाकी देशों ने नहीं नहीं दिया। दिया वेस्टर्न था। देश में वहां पर पीछे अंबेडकर जी का स्टैचू है। इस देश ने वो संविधान दिया था जिसके पहले 4 शब्द हम भारत के लोग, जब बाकी देशों में गॉड लिखा जा रहा था संविधान के अंदर। क्यों नहीं समझते? हमें क्यों लगता है ये एलिटिज्म हमारे में क्यों है कि सारी नॉलेज हमारे अंदर है, उनमें भी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जहां इस देश ने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिया वो देश आगे बढ़ाए, चाहे क्रिकेट हो, आईटी हो, अन्य जगह हो। पॉलिटिशियंस इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते देश आगे जाए। ब्यूरोक्रेट्स इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं शैंपेन लेयर को तोड़ना चाहता हूँ और मैं सोशलिज्म के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ सब गरीब रहे, मैं चाहता हूँ सब पैसे वाले बने। एंड हाउ वुड यू प्लान फॉर इट? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक प्रपोजल है कि टैक्स रेट्स कम होनी चाहिए। आप 30% 40% टैक्स भर रहे हो इस देश के अंदर। आपको अगर 100 रुपया खर्च करना है, आपको 160 रुपया कमाना है, क्या मतलब है इसका? टैक्स रेट कम करो, रिड्यूस द टैक्स रेट, रिमूव ऑल द स्टुपिडिटी ऑफ डबल टैक्सेशन इन आवर कंट्री। एक घर खरीदने के लिए 40, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करते हो, एक घर खरीदने के लिए 40% पैसा सरकार लेती है। सरकार Yes. डेवलपर से ज्यादा अर्न करती है Yes or no? एवरी प्रोजेक्ट। Am I yes or no? यस यस। बट अगर वो डेवलपर तकलीफ में या बायर तकलीफ में, क्या सरकार आपकी मदद करती? नो। क्यों? सरकार क्यों डेवलपर से ज्यादा कमाए? मैं कोई डेवलपर के पक्ष में नहीं हूँ, बट वो डेवलपर बेचारा लोन लेता है, पैसे मार्केट से उठाता है, रिस्क लेता है, सब कुछ करता है, और सरकार ज्यादा पैसे कमाए क्यों? और पहले ही ले लेगी। और पहले लेंगे एडवांस में, और उसमें एक घर पे डबल टैक्सेशन होता है, डेवलपर भी भरता है, आप भी भरते हो। यस और नो? Yes. एम आई स्पीकिंग रॉन्ग? व्हाई कांट द सिस्टम बी चेंज्ड? आप आकाश मेहनत करते एक घर खरीदो, इन अ सिटी लाइक मुंबई इट इज वेरी फकिंग डिफिकल्ट टू बाय अ हाउस। यू गो टू रजिस्टर योर हाउस, आपको पानी पूछेंगे, राइट, दिन भर रुको आप। दिन भर आप रुको, सिस्टम डाउन है, दिल ट्रीट यू लाइक शिट। जबकि आप 60%, अभी कितना है स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में? 7% होगा। जबकि आप 60%, 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो, मुंबई में तो 1 करोड़ का मिलता है, आप 60% सरकार को दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ फकिंग ट्रीटिंग यू लाइक अ किंग, दे ट्रीट यू लाइक शिट। व्हाई? ये क्यों नहीं बदल सकता इस देश में? बट जिस देश में इतने सारे मेजोरिटी लोग अब तक बहुत सारे ब्रैकेट्स के अंदर फिट ही नहीं होते, उनके लिए तो मुद्दा ये है ना कि फॉर देम सोशलिज्म साउंड्स मच मोर मेरियर। इट साउंड्स बट इट विल डिस्ट्रॉय देम। उनको ये सोचना होगा, और मैं उनको सोचने पे मजबूर करूंगा। I'm asking that, वो मैं कैसे वो करोगे क्या? क्योंकि मैं उनको सोचने पे मजबूर करूंगा कि आज तक वो क्यों, उनकी जिंदगी क्यों बेहतर नहीं हुई है? क्यों नेता पैसे वाले बनते हैं? क्यों ब्यूरोक्रेट्स पैसे वाले बनते हैं? उनकी जिंदगी क्यों बेटर नहीं हुई है? सोशलिज्म के कारण। मैं वेलफेयरिज्म में मानता हूँ। जो दुनिया के सबसे ज्यादा वेलफेयरिस्ट कंट्रीज है, जिनको सारे सोशलिस्ट दिखते हैं, उनको ऑर्गेज्म आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, दोज आर कैपिटलिस्ट कंट्रीज where वेलफेयरिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि हर भारतीय को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। शिक्षा का लेवल एक होना चाहिए, फिर वो आपका फैसला है, आप सरकारी स्कूल में जाओ या निजी स्कूल में जाओ। हर भारतीय को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलना चाहिए, चाहे सरकारी हो या निजी हो, फिर वो आपका चॉइस है, आप निजी अस्पताल में जाओ। हर भारतीय को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, और हर भारतीय को प्रोटीन मिलना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स है जो सरकार दे रही, 5-5 किलो के अनाज ठोस रही है आपके स्टमक में, जिसके कारण डायबिटीज और हार्ट अटैक्स हो रहे। प्रोटीन मिलना चाहिए, वेजिटेरियन प्रोटीन हम ओके, बट प्रोटीन मिलना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा लाडली बहन के ना सोने के कॉइन्स देना, ये सरकार का काम नहीं है। आपको गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी देना सरकार का काम है। सरकार का काम नहीं आपको मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, 1 फेज में बार बार पावर ट्रिप हो, ये सरकार का काम नहीं है। डोंट यू थिंक कि अगर आप एक तरफ टैक्स भी कम करोगे, दूसरी तरफ में आप इतना वेलफेयरिज्म भी करोगे, ऑब्वियसली यू विल टेक केयर ऑफ दिस बेसिकली व्हाट वी कॉल फ्रीबीज। डोंट यू थिंक डेफिसिट फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि करप्शन में पैसे नहीं जाएगा, और टैक्स ब्रैकेट बढ़ेगा। आज डायरेक्ट टैक्स 6% भारत भरता है, मैं टैक्स ब्रैकेट बढ़ा दूंगा ना, नंबर टैक्स रेट कम करूंगा, पर ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाऊंगा। अब ज्यादा लोग को टैक्स नेट में लाएंगे तो पीपल हु एक्चुअली नीड, एक होता है नीड और एक होता है कि बस मिल रहा है। लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर रिच एंड दे डू वेलफेयरिज्म, वी आर पुअर एंड वी आर ट्राइंग टू डू द सेम।
So उस कॉन्टेक्स्ट में फिर वापस Because- अगेन आप because- कैलकुलेशंस कैसे कर सकोगे? because the GDP will increase, Mhm. the per capita income will increase, because your expenses will go down. And क्योंकि because आज एक simple middle class family is one hospitalization away from bankruptcy. जब आपको दिक्कत होगी नहीं, आपको world class facility मिल ही रही है सरकारी अस्पताल में, वो 10 लाख 11 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा बढ़ेगा. एग्जाम्पल, आज जैसे मैंने बताया, जिस होटल के मैंने शुरुआत में एक व्यक्ति का बताया जिनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ, 11 लाख रुपए 2 दिन में चले गए. अगर वो मिडिल क्लास फैमिली का 11 लाख जाता ही नहीं है 2 दिन में, और वो 11 लाख इन्वेस्टेड रहता है, तो आपको 6 या 7 तक Over the years, कमिंग या ऑन कंपाउंडिंग कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी. इट इज सिंपल इकोनॉमिक्स. आई एम गेटिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. सरकार आपको मच्छी दे रही है, मैं आपको मच्छी पकड़ने सिखा रहा हूँ. शुरुआत में यस, मेरे मॉडल में ट्रांजिशन जो होगा, ऑफ कोर्स दे विल. तो मैं कहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ बेड ऑफ immediately, रोजेस. yeah. आई कैन नॉट. मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बट वी विल हैव टू स्वॉलो दिस बिटर पिल. वरना कब तक हम फ्री बीस पे और इस तरह के वाहियातपन पे और करप्शन पे हम जीते रहेंगे? क्योंकि इस करप्शन में, अब ये करप्शन का जो नेट है, पहले केवल गरीबों को अफेक्ट कर रहा, अब मिडिल क्लास को. मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, दे आर वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी. वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे, दैट्स इट, एंड यूर बैंक्रप्ट. Today, people who are watching a podcast, 90% of the youngsters cannot afford to buy a house in Mumbai. Why? I am saying I will give you affordable housing, world-class affordable housing. Your work will be 5 kilometers radius of where you live. I will reduce the bureaucracy on service industry. For example, और एक एग्जाम्पल देता हूँ. अब मैं रेस्टोरेंट्स का आपको एग्जाम्पल देता हूँ. Governments earn more in restaurants than restaurant owners do. Why? Whereas service industry is what will take India to 10% GDP growth. अगर मुझे भारत को एक पैसे वाला मुल्क बनाना है, मुझे लैंडलेस लेबर को एग्रीकल्चर से निकाल के सर्विस इंडस्ट्री में लाना है. मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर, robotics will take over, and number of people that are required will reduce. So people will have to go to service industry. वो पॉडकास्ट शुरू करेंगे, पॉडकास्ट में कैमरामैन बनेगा. वो बार शुरू करेंगे, एक बार टेंडर बनेगा. वो स्पा शुरू करेंगे, एक मसूस बनेगा. वो हेयर कटिंग सैलून शुरू करेंगे, वो हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा. ओके, इवेंचुअली दैट इज वेयर द बिजनेस विल ग्रो. बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग 50-60% इन दैट. उसमें भी ब्यूरोक्रेसी है. एक पुलिस वाला आ जाता है, आपका रेस्टोरेंट बंद करा देता है, आपका सैलून बंद करा देता है. क्यों भाई? आपका दुकान बंद करा देता है. लेट देयर बी अ वन विंडो क्लियरेंस. Start a podcast. Government should encourage you. Pay this much tax. Do what you want. Today, when you bought these mics. You paid GST on it. You paid tax on it. Why can't we encourage service industry to come up? Service industry will take our growth to 10%. अच्छा, ये नहीं है कि आपका कैमरामैन जिंदगी भर आप ही के साथ रहेगा. As he does well, वो शायद अगर वो बिहार से आए, वो जाकर वहाँ पर कोई पॉडकास्टर के साथ काम करेगा तो अपने घर के नज़दीक रहेगा. Because he's got the experience in Mumbai. So it will eventually grow. For India to grow, our growth will have to be based on service industry. So you'll have to get people in. Now, the more people you get into these industries, the more jobs you'll create. You'll create good, high-quality jobs. You'll create jobs that people will be proud. हमारा ये सिस्टम क्यों नहीं हो सकता कि आपका सरकारी एक वेबसाइट हो जिसके ऊपर सारे आपके सर्विस वाले कारपेंटर्स, उनके एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन हो. आप उस वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करो. जैसे ये अर्बन क्लैप वगैरह है, सरकारी हो, उनके पास सरकारी सर्टिफिकेशन हो. वो कारपेंटर आया, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, कैसे हैं, मैं आपका फिक्स करता हूँ, सरकारी सर्टिफिकेशन हो. ये सब अब ब्लॉकचेन पे हो सकता है. आपने देख लिया, उसका वेरिफिकेशन देख लिया, क्रेडेंशियल्स देख लिया, कहाँ से उसने कारपेंट्री सीखी आपने देख लिया, आपके घर में आया, अच्छे कपड़े पहन कर आया, यू आर ट्रीटिंग हिम विद रिस्पेक्ट, आई विल फिक्स यू, हिज सैलरी विल गो अप, हिज फैमिली क्वालिटी ऑफ लाइफ विल गो अप. व्हाई कांट वी डू दैट इन इंडिया? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेबर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ब्रिंगिंग इट टुगेदर. क्यों हम कारपेंटर्स को क्यों हम बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं? अच्छा यूनिफॉर्म पहनकर, सरकारी लेबल पहनते, सर्टिफिकेट लेकर वो आ गया, स्मार्टली कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू. आपको पता है, चलो आपने, आपकी वाइफ घर पे है या आपके बच्चे घर पे, यू आर नॉट वरीड क्योंकि सारा उसका डिटेल्स ब्लॉकचेन के ऊपर है. आप देखते हैं, ये आ रहा है, मेरा घर फिक्स करेगा. आपने ऑर्डर किया, वो टेक्नोलॉजी हम नहीं बना सकते देश के अंदर? कौन रोक रहा है नहीं बनाने को? ये तो वेब 2.0 की टेक्नोलॉजी है. ब्लॉकचेन इज वेब 3.0, बाकी तो वेब 2.0 की टेक्नोलॉजी है. सो लेट्स से योर कारपेंटर इज तहसीन या प्लम्बर इज तहसीन.
आपने देख लिया so and so institute he studied, he's a plumber, he's got a government certified, he's police verified, so and so, this is his address, as well is his office address, so and so is his reporting boss. आपने बुक कर दिया, OTP आ गया, आपके घर पे आ गया, उसने फिक्स कर दिया. स्मार्ट ड्रेस्ड मैन, वेल ड्रेस्ड मैन, वेल ट्रीटेड मैन और वुमन. आप ये सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हो जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, जर्मनी, जापान. बट टेल मी वन थिंग, पूरे दुनिया में एक भी देश कंसिडर 350-400 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर जहाँ पे ओनली सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हैज वर्क, क्योंकि अगर आप सर्विस बेस्ड ही सब चीज़ें बढ़ा रहे हो तो इट बेसिकली वहाँ पे वैल्यू एडिशन काफ़ी कम है I agree. पॉइंट टू पॉइंट. I agree. तो फिर वो कैसे घुमाओगे आप उस I am not saying इकोनॉमी only को? service. I Yeah. am saying service will be the backrock of our economy along with manufacturing. But manufacturing की reality ये है कि टेक्नोलॉजी आएगा और लोगों का काम जो है. Secondly, इंडिया में और कोई देश नहीं है जहाँ पर इतने लैंडलेस लेबर है ना एग्रीकल्चर में. आपको उनको अकोमोडेट तो करना होगा ना भाई. कहाँ करोगे उनको अकोमोडेट? या तो आप उनको सरकारी नौकरी में डालो, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हुई ब्यूरोक्रेसी. Don't you think agriculture reform should be the first step then? I am 100% for agricultural reforms, but can agricultural reforms be pushed down? I can only push it down and introduce technology in agriculture when these people have an option. वरना मैं इन लोगों को डालू कहाँ? The percentage of people should reduce. Yes, वरना 60% लोगों को बिना किसी जॉब, आज उनको 100 दिन की नौकरी एग्रीकल्चर में मिलती है, 150 दिन की. अगर मैं उनको रिफॉर्म्स करते उनको निकाल दूँ, वो 150 दिन कहाँ काम करेंगे? वो तो पूरी तरह से फिर उनके वो तो फिर पूरी जॉबलेस हो जाएगी ना. सो आई ऑल्सो हैव टू अकोमोडेट देम. टू अकोमोडेट देम आई हैव टू ट्रेन देम. Some will go in manufacturing, some may go in other services, some may go in service. But you have to get, you're right, it has to start with agriculture. I have to get the landless labor out of agriculture, which is 60% of India. That is when farmers' income will go up. That is when they will become richer. But tell me one thing, ये तो एक साइड हो गया इकोनॉमी का. What would be your view or your idea to change the other parts of the economy that are significant right now? IT, manufacturing, automobile, दूसरे like capitalist बीच में कहीं back to socialism. We have to go to Web 3.0. We are behind. India has to leapfrog. India quantum computer क्यों नहीं बना रहे? है ना इंडिया में. I have made recently a video on India's first open access quantum computer. The open access I saw that video of yours is currently not in operation. Yes. Thank it's you. being set up. Yeah. Thank you. Why? Why are we It should behind? be there. Thank you. I saw that video, Mhm. and even then we are not tested it even on the basic parameters of whether the qubits will work or not work. You've seen that. You've studied this. They're doing component testing basically Absolutely, right now. Correct. So we are way behind. Yeah. When India should have been in the lead in this. Do you agree or disagree with me? Yeah. Especially with the background With that the we background have. that we have. So we are Yeah. on that. What is your, because you do infrastructure, what is your AI contribution to infrastructure today in India? We are just basically becoming houses for other people to store or process And their they- data. Yeah. And they use our data. You agree? Is this AI? Is this I wouldn't quality AI? believe, yeah. Correct. What is our contribution to AI fintech? You know, Indians would have contributed a lot, but India as a country India. hasn't. Yeah. Exactly. Yeah. Doesn't make me anti-national. Right. Shouldn't we be on this path? That is what I'm saying. Once we get this in, this is the first thing for IT. My vision with regards to taxation, it should come down. We should have, for example, GST के 2 ही slab होने चाहिए. 5% और 12%. रोटी कपड़ा मकान 5%, बाकी सब कुछ 12%. और 0% on essentials. But जो 0% essentials है, for example sanitary napkins, उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी 0% लगना चाहिए. Completely exempted. Yeah. वरना वजह मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा. अब देखिए रेस्टोरेंट्स, आप कहते हैं हम आपको 5% GST लगा रहे हैं, बट उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है. Right. बट रेंट पे वो 18% बढ़ रहे हैं. Same for real estate. Same yeah. for yes, rent पे 18%. Rent पे 18%. Yes. So how does it make sense? You need these reforms. जैसे हमने कुछ देर पहले बोला, आप डबल टैक्सेशन कर रहे हो, आप टैक्स डबल कम कर दो, उतना पैसा लोगों के हाथ में आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, क्या करेंगे? आज कंज्यूमर मार्केट में लोग खर्च करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो और जॉब्स आएंगे तो और लोगों की लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी. इट हैज टू बी अ टॉप डाउन अप्रोच. यू हैव टू डू इट. हम क्या कर रहे हैं इस देश में? वही 6%, वही 7%, वही 10% लोगों को बार बार उन पे बर्डन डाल रहे हैं. That is why the high network individuals are leaving the country and going. That's why the talented people are leaving the country and going. And what would you do? Like, how would your roadmap be for infra?
See, मेरे को एग्जांपल लेके बताओ, फॉर एग्जांपल पुणे Two या फिर things. रूरल इंफ्रा समथिंग लाइक when I am the MP from Pune, मैं पुणे को स्टॉक मार्केट पे लाऊंगा. अच्छा, you will list the city with Of course, bonds, I list okay. the city. But that's 100. already possible, right? कौन कर रहा है? हाँ, कर नहीं रहा है, तो हिम्मत नहीं करनी. छोटा छोटा लेके आते हैं. I will list the city. Okay. So I'm not just accountable to my electorate, even to the shareholders. I will list my city. And why should the cities not be listed in India? Why should they not compete with each other? Number two, the right to infrastructure will be made a fundamental right. The right to good quality roads, the right to parking, the right to good quality footpath, the right to good clean environment will be made a fundamental right. That means you can walk your dog on the side road, but the laws will be framed in such a way that if a dog poops on the road, you will have to clean it up. Whoever's with you can Because clean you're violating others' rights. others' Yeah. rights. We will create that space. To create that space, see, also don't think the people are foolish. We'll have to sit with them because we are on an urban disaster. If there's one earthquake in Delhi or Noida or Pune, thousands will die We're unnecessarily. back 5-6 years behind. Yeah. Your fire brigade cannot. This building, when you messaged Yeah. Kevin, my PA, my executive assistant, that comes from Backside, behind. yeah. I was thinking, if this building catches fire, how will the fire brigade come? The hydrant can't turn. Yeah. You agree with me? In this building that we are fucking sitting. And when I was entering, I was thinking that if we are on whatever floor, I don't want to disclose that. If this building catches fire, the fire brigade won't reach you. So this is the system that we have to solve. And we can solve. Acha, why? It's not that people like being corrupt. People are forced to be corrupt. So you have to break this system. And yes, breaking the system is going to cost pain, but we will have to do it for the larger good. Now, why can't it be that this building is certified by the architect? So the architect's signature, like the chartered accountant signature for the building plan, is final. Now, should there be corruption, the architect loses his license or her license. Therefore, the architect will also not compromise on the safety of this building. If it requires 20 lifts, they will have 20 lifts. If it requires 4 exits, it will have 4 exits. Why do you need the municipality to certify it? You don't. Let the architect make a plan. That plan submit to the corporation. I'm giving a basic example, Pune or Mumbai. So you come to me, Akash, I'm an architect, Tehseen. You say, hey, building banani, commercial building in so-and-so area. I say, okay. I design your building, you approve it. I, as an architect, not you as a builder, now submit the plan on your behalf because I have to be registered with the corporation. License, yeah. I have to be registered with the corporation. Or any architect who wants to work across the world has to register with the corporation. Yes. He gets a unique ID or she gets a unique ID. Now, on my unique ID, I put the plan of this building in so-and-so area out here with my signature. The corporation places it. The corporation norms are all met. Now, once this building is made, I certify it. I don't need a corporation to certify it. I certify it. Thereby, if I do corruption, I'll lose my license forever and it will be a punishable offense by. So now you as a builder don't have to pay bribes to the 100 people because you've got your pre-permission and your post-permission. When you save so much bribes, you will also not compromise. You will automatically leave that margin for the fire brigade to come in. I will also force you to do it because I don't want to lose my license. It is a simple solution. Let tell me one thing. जैसे आपने कहा कि शहर लिस्ट कर दूंगा. Or for example, architect will have the right to approve building plans. Yes. So basically, we are privatizing certain functions of the government over here, like current functions of the government here. Do you think a city would be run better if it's run privately with like a proper structure with consultants and companies who can basically manage all the utilities? And that structure would work much better than the current system that But we have. already we have PPP. आपका जो कचरा है वो प्राइवेट प्लेस उठा रहे हैं. हाँ, but it's just a part जो उनको नहीं करना है वो लोग उनको दे और रहे फिर हैं. आप टैक्स क्यों भर रहे हो? हाँ, फिर तो वही बोलो, जो उनको नहीं करना है वो दे रहे हैं. नहीं, क्योंकि उसमें करप्शन करना है. उनको Yes. टैक्स भी तो ले रहे हैं. और आपका जो सारा कचरा है पुणे के अंदर प्राइवेट प्लेयर उठा रहे हैं और वो जबरदस्ती उठाता है. एक घर का 150 रुपया लेता है. आप कॉर्पोरेशन टैक्स भी भरते हो. आप टैंकर को पैसे भी देते हो. वैसे ही प्राइवेट प्लेयर से. तो कम से कम गेट क्वालिटी पीपल हु वर्क इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स. अगेन मेक क्लियर, आई एम नॉट सेइंग प्राइवेटाइज इट. I'm not saying that. I'm saying PPP model under the rule of laws, under the corporation, but private competent players coming in to work and helping the government. That also reduces my expenses than government. Instead of hiring 50,000 people, now I just need to hire 500 good managers. It also reduces my expenses, thereby enabling me to spend on welfare schemes like hospitals, education, etc.
Now, I just want to create this imaginary scenario. You have the responsibility to bring up an listing for Pune city. Yeah. And you have to consider 5,000 crore raise करना है. How would you pitch to the potential investors? What would be your story to them? For Pune? Yeah. Pune is the कि उनको promise मतलब वो समझ के returns मुझे मिल सकते हैं पुणे से. Because Pune is the only city with the kind of proximity to Mumbai, the financial capital of the country, that nobody has. Yet it has a world-class quality life with a perfect cultural heritage, and yet it has world-class modern infrastructure, for which I'm raising money to build even more better world-class infrastructure. Look at the kind of people coming into Pune. The Oxford of the East, I have 6 million, I have 500,000 students coming in every year. I am the IT, amongst the IT capital of the world. I am also the restaurant and pub capital of the world, so I have a thriving nightlife. Apart from that, I am the automobile sector of the magnet of India, sorry, not the world of India. So I have various segments: manufacturing, IT, education, hospitalization. I have world-class hospital care in Pune, thereby making Pune one of the most livable cities in India. What I need money and what I want to raise on the market is now to make this city a world-class city, competing with the likes of cities across the world, competing with even a Mumbai, competing with a Tokyo, competing with a Hong Kong, competing with a Singapore, competing with a Dubai. With Mumbai, I have access to ports. I have access to world-class financial institutions. With Pune, I have great weather. I have the army here, the air force here, the quality of life, educated cultural city, and yet this modern thriving city is in touch with its root. It has a strong cultural heritage. I have great food, great street food to great gourmet food. I have a budget for everybody, almost like Dubai. Anyone can stay here, and there's a whatever you earn is something to spend for everybody. Why would you not want to invest in Pune? Don't go to Dubai, come to Pune. Okay, great. And I made this all up right now. No, that's a great pitch, right? Yeah, I all made the it right positives now. and all the plus points that Pune has, Yeah. and what I like Plus was, it has me, Punawala. Yeah, obviously Punawala in Pune. Yeah. But what I liked, you distinguished it from Mumbai. Yeah, Yeah, it's that's- not that's a very it's necessary not gonna be thing. a shadow of Mumbai. Yeah. I told Vishal, it became controversial. Pune can compete with Mumbai. It can compete with Mumbai Because of and- Mumbai, people underestimate Pune. That's the issue. exactly. It can. Yeah. Look, I'm honestly telling you, Pune has world-class cafes. World-class cafes. I'm not saying Indian level. World-class cafes. It has world-class food, all cuisines, a thriving nightlife, very peaceful city. The police is so good. I know that police is right now being attacked. I am telling you, the Pune police is actually empathetic. It protects rights. It's got a good cultural base. Then you have theaters, you have Marathi culture, you have other culture, you have Young influences. population, yeah. Population. Then you have a young population. You have students coming from outside. It has everything. And good weather. Great weather. If we get our infrastructure right, Pune can be the number one city in the country. And along with Mumbai, the tag team of Mumbai and Pune can change Maharashtra in India. And what would be those top 5 projects, imaginary, that you would do in Pune so that it helps economic growth as well, expansion of the city as well, and basically be a addition to the points you mentioned? Infrastructure with regards to parking and traffic. Okay, fine. Thereby high-rise roads. So you don't have to go on lower roads to stop your car. You can, suppose you're going from point A to point B. So elevated access control roads. Okay. Number one. With buying plots from people and building world-class parkings, so Okay. that the parking mess is solved. These are two of the first things. Then, of course, the expansion of the metro and other public transport. Not just public transport not randomly, but public transport in connection with each other. So Akash So gets out of multimodal his, logistics, gets yeah. out of his house, sits in a buggy or a cab, reaches the metro, sits in the metro, reaches his work, Door to door, then yeah. door to door. Yeah. Complete transportation, thereby reducing this thing, Car dependency, yeah. car dependency and traffic dependency. Third, work on the cleanliness of the city. Unless you don't have a clean city, foreigners will not come and invest. A clean city. Fourth, thriving nightlife. Make the nightlife even better. So along with residents, I've designated areas for nightlife, where these will be nightlife areas, because right now what's happening is you have nightclubs and you have residents, so people are getting disturbed. So let there be designated areas, Zones, okay. zones that come in, thereby allowing, and then those restaurants that want to run 24 hours, pay an extra license fee, follow the rules. You run 24 hours, you want to run 12 hours, you run 12 hours. You get that in so that you have world-class people coming and also having a great nightlife. And fifth, what people don't talk about,
is spreading the culture of Pune. It's such a cultural city. It's a multicultural city, but it has so much to offer to India and so much to offer to the world. Yoga, you have the Iyengar Yoga Institute, Osho, spirituality, Aga Khan Palace, history. You know, so many political parties are born in Pune. It has a political movement. It has so much culture to offer. So many dances, so many theatre. Marathi theatre actually even today thrives in Pune. You know, those places can. So it has again culture to offer. I mean, world class. Museums, world-class theatres, operas coming to Pune, artists coming to Pune to exhibit their paintings, to exhibit their things. Make it a cultural center, exactly like how Dubai is. You can have whatever you want to do. And then last, for the kids. Because parents who will come here will be working parents. There must be a safe city for the kids. So you have world-class creches, schools, they can leave their kids. There's a system where with technology the kids are connected to the parents but they can be left safe. The city is looking after the kids. That's how it should be. How about pod taxis? So that is controversial and Vishal's not in favor of it. Our friend Vishal is not in, we must put Vishal's picture here. Yeah. He's not in favor of it. But look, I haven't studied the pros and cons. I don't want to say yes or no without. I agree with a lot of what Vishal says, but I've read the other side. Yeah. I want to understand. We are in opposition views on that. Yeah. So again, I read both sides. Yes. I don't want to say yes or no till I don't understand the mechanism. But one thing that should be there is drone or flying taxis. I love that. It'll completely solve your problem. But problem है कि वो सारे wires को निकालना होगा वरना. You know, it's not very difficult to Yeah. make a flying taxi. The Exactly. issue with that, in the car, when you get into an accident, you can make out. Correct. In a flying taxi, the simplest of the basic accident basically kills you. That's So the regulation is the problem. the regulation. Of flying And then again, you know, we have somebody who's come in. हवा में कट मार रहा है. कट मार रहा है. Don't drink Penta तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है. So we are a little bit. of a- You also mentioned that expand the Pune metro network. Yeah. So do you believe that the current Pune metro is like getting good response from Yes. people, and people were not able to digest the fact that Pune will accept public transport because it was mostly an independently two-wheeler or four-wheeler city before that. So do you think the expansion will also basically bring more value to outer regions of the city? Yes, absolutely. I think the metro. Have you tried it? Yes, I have. Uh-huh. My little son, he loves using the metro. Mhm. So often I take him for rides in the metro. But I use the metro. But particularly people who are coming from Deccan side. Pune is divided by the river. तो जो Deccan side से लोग आते हैं मुझे मिलने में कि और साइड में हो तो मेट्रो में आ जाते हैं. तो Yes. there is nothing wrong. I love it. और देखिए एक अच्छे शहर की पहचान क्या है. एक अच्छा शहर वो नहीं होता जिसमें सब बेंटली में होते हैं. एक अच्छा Right. शहर होता है जो बेंटली वाला भी मेट्रो और बस को यूज करता है. करे. मैं आई रिमेम्बर हम आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. हम विदेश में थे. माय वाइफ में उस टाइम एटीएम का टाइम था, नॉट ऑनलाइन वो. तो मैं लाइन में रुका था एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए कहीं कुछ आई थिंक समथिंग इन द कार. और थोड़ा बस हुआ. मैं पीछे देखा तो मुझे सामने वाले व्यक्ति ने बोला जो मेरे पीछे खड़ा था वो उस देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था. एटीएम से पैसे विड्रॉ. और मैंने ये ब्रिटेन में देखा है. वी वर इन अ बस with some friends and the former prime minister came in the bus and nobody even offered him the seat. He was standing. So it is how it is, and it should not be. A good city is where everybody is using the public transport. I am not saying everyone should not have a Bentley or a Maybach. I would love it. I want everyone to be rich. But despite being rich, you use a public transport is what makes the city great. That the Prime Minister's intention जब उन्होंने अभी हाल में कहा कि पेट्रोल कम करो was correct, except कि कोई भी भाजपा वाला उनकी बात मान नहीं रहा है. प्रधानमंत्री ये सबका है ऑनटोराज चल रहा है बड़े बड़े कैवलकेड का. But his intention was right about the Prime Minister. Second thing, credit where it's due to Devendra Fadnavis ji for Pune and Mumbai to an extent. जो मेट्रो का काम किया है, मैं फिर से कहता हूँ आई डोंट लाइक बीजेपी इज अ टेरिबल पॉलिटिकल पार्टी. बट फडणवीस जी ने ये 1-2 काम ठीक किया है. लेकिन अभी मेट्रो का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है मुंबई में एंड दैट इज बैड फॉर हिम. ही शुड डू इट. और ये जो हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम है कि हम जमीन नहीं देंगे, डेपो के लिए नहीं करेंगे, ये बंद होना चाहिए. ये ऐसे नहीं होता है. तो ट्राई तो किया था गवर्नमेंट ने. वन ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म्स दे ट्राइड टू ब्रिंग, बट वो हुआ नहीं लैंड एक्विजिशन. नहीं लैंड एक्विजिशन एक्ट में आप ले सकते हो. आपको 5 टाइम ज़्यादा पैसा दे रहा है. क्यों नहीं दे रहे आप 5 टाइम ज़्यादा पैसा? और आदमी पैसा तब देगा, आपको ज़मीन तब देगा जब आप इमीडिएटली पैसे दोगे. आप दोगे नहीं, आप पैसे पे उसमें अटका दोगे. आप उसको और सिर्फ पैसा नहीं होता.
गिव देम अ शेयर ऑफ द डेवलपमेंट ना, Hmm. अ शेयर ऑफ द थिंग. मैं आपको एक बोलता हूँ, मैंने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ये एक चीज़ देखी थी और वो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई थी. उन्होंने आइडिया दिया था विच आई एम गोना व्हेन आई एम रनिंग द सिटी आई एम गोना कॉल हिम एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल हमारी जो मेट्रो लाइन्स है उसके ऊपर हम घर क्यों नहीं बनाते? बना दीजिए. I think जो only Pune, Nagpur has attempted that. Nobody else, yeah. नीचे आए वहीं काम करे, ऊपर चले जाए. It'll be brilliant. In fact, आप it is Thailand done. देखिए. It's in Vashi, it's in Navi Mumbai. It has tried, and then we have forgotten it. Forgotten Yeah. it. आप थाईलैंड देखिए. Yeah. You have malls, Yes. malls and malls. Get on the metro, go in the mall. Otherwise, CSMI का जो स्टेशन है उसमें वो plans है, but So- why not everywhere? So Yeah. that's what I'm saying. That way you so now अगर मेरी जमीन है, ठीक है, आपको डेपो के नीचे, आप वहाँ पर अगर मॉल बना रहे हैं and I'm getting more revenue apart from 3 times more money, I'm getting a share in that mall. Suddenly from a landowner, I am a modern mall owner with Louis Vuitton there, Gucci there, all the big Yeah. brands there. Imagine the I'm a owner with tenants who are staying working there with government backed security. Imagine how my status is elevated. So why aren't we not using new methods to acquire land? I'm not just saying Right. use one method. I'm saying think out of the box. And ये ऐसा नहीं कि government privately भी in Pune itself, Satish Magarji has done it, right? In Magarpatta city, all people have shares in the current buildings and all. Yeah. तो वहाँ पे privately अगर कोई सबको convince करके land pool कर सकता है, why not the And government? it's not just Satish Magarji. The cooperative movement began in Maharashtra. Right. So a lot of your societies are cooperative societies, cooperative dairies, etc. Your Amul in Gujarat, because it was Maharashtra, Gujarat was under cooperative movement began there. So what is Amul? Everyone has a share. It's a cooperative. Yes. What I'm trying to say is we already have an Indian model for cooperative. We can give it all these fancy terms of PPP and all these Western. It already exists in India. Why can't we make people stakeholders with the government? Ultimately, this is our country, our state, our city, our land. Make them stakeholders. Make them partners with the government. My land के ऊपर मेट्रो का डेपो आ गया. Fabulous mall is coming. There's a Louis Vuitton showroom. There's a Prada showroom. There's this. Imagine, why will I not give that land to the government? Why? Explain to me why it will be stuck. You give me a reason why it will be stuck. I have a artificial intelligence center. Whatever you have. A lot of the time, land acquisition is stuck because again people are getting fooled by the local leaders over there, thinking that the place. ये भी बात सच है कि पैसा वगैरह डिले होता है, but बहुत बार ये भी होता है कि many a times people basically गुमराह कर देते हैं. Okay, I'll move on to my final question. Mumbai, Pune, I think already they have moved very closer. If you consider the tip of Navi Mumbai and then the northern sides of Pune, and now we have the missing link, the Mumbai Pune Expressway has been. अभी तो बीच में बोल रहे थे new Greenfield Expressway is supposed to come and all that. Do you think Mumbai Pune, like how China has these multi-city zones, something like that will happen between Has to. both cities? Has to happen. I already know of people who live in Pune and then they go to Mumbai. In fact, I would go one step further. We should have a helicopter highway between Mumbai and Pune. Your continuous taxi-like services. Yeah. 20, 30 helicopters every 1 hour. Going, coming. 30 minutes you're Mumbai, 30 minutes you're back. And if you have 20, 30 good quality helicopter charters, the tickets will come down to 8,000, 9,000, 10,000, which is cheaper than going in a expensive car. I'm not talking on a cab, an expensive car individual. Yeah, your minimum fuel expenses 3,000-4,000 4,000 हो जाता टोल एक्सेट्रा. तो ये 8,000-9,000 में आप चॉपर में चले गए आगे. You can do that. So if you have 8, you should have a chopper highway also. So every 10 minutes a chopper is taking off, going, coming, but a highway. So you do that, it will be brilliant. But how come then the middle part will develop? If you're going point A to point B, बीच में भी तो connectivity वगैरह I'm होना. saying, so not everyone can afford 10,000. How many people can afford 10,000 a year? Yes. Na? It's the industrialists. Because see, a lot of the industrialists, for example, Time their is money for them. Yeah, their headquarters in Mumbai, because you have to be in Mumbai, The but they plant stay is in in Pune. Pune, For yeah. example, Bajaj. You're right. Exactly. So a lot of them are, etc. They'll be there, but they'll be, staying here. I'm just giving you an example of various industrialists. So for them, I'm saying you have an option for everybody. You know, there's no Mumbai-Pune flight. Right, because the expressway basically killed. They used to be. There used to be Jet Airways Jet in the old Airways, days. yeah. So, but now that's not there. So I'm saying give something for everybody. For those who want time, those who can spend 2 lakhs a month traveling, do it for them also. Those who are going to go by car, do it for them also. Those who want to go by bus, do it for them also. Those who want to go by
two-wheeler, you have the old highway. Good for everybody. It should be equitable for everybody. What you means you can do by that, but the government should give those facilities. But the larger point, Mumbai, Pune, as a urban cluster, will be a tremendous game changer for the country economically, because you have the access to the port, you have great weather, you have quality, high quality people in terms of education staying there, culturally staying there, and attracting talent not just from across India but across the world coming to stay there. So I think that, and a good quality of life. So I think you must now look at planning urban clusters, not just cities. One is city development, one is urban clusters. So once it becomes an urban cluster, a Mumbai plus Pune, it adds much more value, including to my investors who will invest in my city when it's listed. And if Tehseen Poonawalla personally has to invest somewhere between Mumbai and Pune, out of the city regions, where do you think is the most potential right now? Just a random guess. So I already have a lot of houses in Pune, and I'm just so grateful for that. But I am a Poonawalla. You can take me out of Pune, but you can't take Pune out of me. So all my life, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. So I'm going to live in Pune. I'm going to fight for Pune. I'm going to die in Pune. I'm very clear about that. I will be buried in Pune. I will be burnt in Pune. Bas khatam. Pune is everything. I don't want to leave Pune and go. I just love this city too much. I love everything about the city. There is nothing about the city I don't love. So I love going to a lot of places. I love traveling, all of that. But then I miss my Pune. I miss everything about Pune, and I love coming back here. Especially the monsoons. Now people will say monsoons are not the best time, but I'm like a monsoon guy. Yes. Sit. Same with me. Yeah, you are? Yeah. Sit. And Pune, Mumbai, the monsoons, the rains, just sit. Yeah. So I get a lot of peace. So yeah, I can't go out of Pune. So if I have to invest again, I think I will buy one more house in Pune. I'll definitely not buy a house in Gurugram. I went on in Vishal podcast and got trolled for it. ये फिर से हंस रहा है. इसको भी पता है. बहुत गाली मिली सारे गुरुग्राम वालों But ने his गाली words दी. came true. Yeah. Yeah. But I do see a real estate problem happening in India at the moment. I'm seeing real estate going up. According to you, how overinflated we are? Totally. Even for a tier 2 city. वो 40%. Yeah. मुंबई तो है, गुड़गांव तो है, but But even for 40%. Pune and Pune अब रेगुलेट हो रहा है, बट 25-30% होगा ब्रो do you आराम think it से. will stagnate automatically or हाँ, डिमांड कम हो गया ना. अब रेंट पे कहाँ जा रहा है? अब पूछो ब्रोकर. Right. अब कुछ रेंट पे ही नहीं चढ़ रहा है. too much over supply? और सारे Uber luxury. हाँ, everybody wants what to is, what is that word? Uber luxury living. 1 BHK over luxury. Huh? See, I do think we should have a great quality of life. Yes. But I also think a great quality of life is not a jacuzzi in the room. Right. Is if you get down the house, the footpath to walk on, the not pollution, the no manholes, the not being stuck in traffic. I think that's a bigger luxury than a jacuzzi in your bathroom. House. I honestly believe that. I'm not saying don't have a jacuzzi. I am saying first fix this mess as well. Now this oversupply of urban luxury, there aren't enough takers. I see demand going down. I see an overinflation, and this overinflation is going to be difficult because it's just going to take one builder to collapse, and like a house of cards. I hope it never happens. They'll collapse. I think Mumbai, Pune developers are generally very good, especially after the last collapse. But do you think, like, sorry for interrupting you in middle, but do you think this inflation also holds a lot of reason being the black money Yeah. being invested? That's true. अभी आप फिर से गुड़गांव I know developers in Mumbai जिनमें पूरे wings जो है. हाँ, देने पड़े, yeah. मुंबई गुरुग्राम आप देख लीजिए. Yeah. आप देख लीजिए भारत में कितने लोग 100 करोड़ से अधिक टैक्स भरते, 100 करोड़ से अधिक इनकम दिखाते हैं, पर वही लोग 100 करोड़ का घर एक सेकंड में ले रहे हो, सोल्ड आउट हो रहे हैं. तो फिर वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो इट्स ब्लैक मनी, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा है. सो ब्लैक मनी इज हियर. जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आई जस्ट वांट टू गेट दिस फॉर द गोल्ड ज्वेलर्स. और मुझे बहुत गुस्सा है कि 2-3 गोल्ड ज्वेलर्स थे भारत के अंदर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अग्री किया इस चीज़ पे. प्राइम मिनिस्टर गलत थे. गोल्ड इज नॉट डिस्ट्रॉइंग इंडिया. येस, वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड जिसमें फॉरेक्स जाता है, बट गोल्ड इज अबाउट 6% ऑफ इंडियाज GDP in terms of the gold shops etc. करीबन 60 लाख लोगों 60 लाख भारतीय गोल्ड दुकानों में नौकरियां करते हैं, आर्टिस्ट एक्सेट्रा. ये ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज पकड़ ले तो 1 करोड़ पकड़ लो. और हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का सोर्स है.
गोल्ड में दिक्कत आती है, जो गोल्ड बिस्किट आ रहे हैं, जो आपके नेता, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, 1.5 करोड़ का इतना बड़ा बैग Store होता of wealth, yeah. 1.5 करोड़ का बिस्किट इतना होता, आपके पैंट में रह जाता है, सस्ते आपके में, अंडरवेयर yeah. में बैठ जाता है, आपकी बनियान के अंदर रह जाता है, आपके ब्रा के अंदर छुप जाता है. इट इज 1 करोड़, 1.5 करोड़ का इतना है. दैट इज द ब्लैक Problem. उसके पीछे आप नहीं गए. आप क्या कह रहे हैं, महिला को Earrings गोल्ड मत मत खरीदो, खरीदो, ये मत- which is a hedge against inflation. Right. That is where the problem. Gold business is not bad. Similarly, that way, gold and real estate is the black money listing. तो ये जो लोग 100 करोड़ के घर खरीदे, क्या उनका इनकम है उतना? आप उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? That is where the over inflation is coming in, the over heating is coming in. If we can tackle that problem, in my opinion, property prices will come down, become more affordable, and everyone will get better quality houses without the builders collapsing. Your land is today This is a sitting at very such- larger conversation because as home prices rise, so do the land prices, and then the land prices after they reach certain level become unfeasible for the developer to build and sell at a cheaper price. Correct. और फिर वो प्राइस के नीचे भी नहीं आ सकता और वो प्राइस पे किसी को खरीदना नहीं है. Correct. तो फिर वो मार्केट फंस जाता है. And then with the inflation in steel prices, cement Yes. prices, etc. So somebody told me, and I don't know this, so I would rely, because you are the infrastructure expert, कि there aren't many brick making official factories left in India. Yes. But bricks use कर रहे हैं. That means ये सारा illegally कर रहे हैं. Yeah, with the bhatta system, what we say, yeah. So, I mean, all of this is again taking the. It's all obviously if you're buying bricks and you're using bricks, and bricks are still being used very highly, then obviously it's Not all cities are on Sephorex blocks. correct. Bricks are still the majority. Yeah. You agree with me? Yes, yes, yes. But brick factories are almost non-existent, the official ones. So that's your corruption, because they're paying for it with cash. So why can't you get a system out? So again, when you are somebody like you understands infrastructure, says most of it is bricks, yet you don't have brick factory, yet you're buying bricks. It's all cash business. Therefore, Yes. those costs go up. So it's common sense that we have to tackle. Any closing thoughts, Mr. Tehseen Poonawalla? You tell me, I'm asking, how did you like the podcast? You know, too many perspectives are in the back of the mind of an individual. I'll be very honest with you. I support the government because I have tracked infra right from 1950s and I have seen the growth. But there are so many thoughts that always linger back of your mind कि हाँ यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. But seeing the room, you decide maybe I am not 100% convinced on my own thoughts. Today maybe it was the time when a lot of those things changed, because you articulated them very, very, very well. And especially I liked how your idea of listing a city is something I'll probably make a full-on documentary about someday on my channel. Yeah. Because that's a thought a lot of Indian cities 100 crore का इधर-उधर bond raise कर देते हैं. That's not enough. That's not going to help your city. So I think these two are the major takeaways that I have from this conversation. Thank you. There are too many smaller ones as well, but I would say these two are the bigger ones. आकाश को बहुत रील का मटेरियल दे दिया मैंने. Material तो बहुत मिल गया है. रील का मटेरियल दे दिया. ठीक है bro, but thank you so much Thank for you so having me. much. Thank you for coming down Yes. from Mumbai. I'm sorry No, I no couldn't problem. make it the other day. I got No problem. stuck, but yeah, this I'm is good. thanking you for giving me the time, giving me the opportunity. I want to talk with people with more and more opinions, differentiating opinions. और मैं चाहता हूँ कि जो conversation है ना, technical चीज़ों, जैसे for example we went deep into judiciary, we went deep into bureaucracy. These things should dissect even more. Like 10 years back, a normal individual, a college going student was not talking about geopolitics. क्योंकि वो सोशल कन्वर्सेशन में आ गया, तो आज वो कन्वर्सेशन का हिस्सा है, गाड़ी में बैठ के सामने वाले से बात करते हैं. सेम आई वांट टू हैपन विद दीज टॉपिक्स. अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस, तब तक फिर वो उनके माइंड में इलेक्टोरल टॉपिक होगा भी नहीं. Yeah, and that's Yes. why I really appreciate the work you do, because Yes. infrastructure should be our point of conversation. इसके ऊपर चुनाव जीतना चाहिए और हारना चाहिए. राइट. दुख की बात है कि दिल्ली के अंदर जिस महिला ने एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, शीला दीक्षित जी. उसको अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या करते हरा दिया. So that's the problem. Thank you so much again. Thank you, Paddy. Yes. Thank you. Yes. Thank you.